बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा 24 न्यूज़ पर। क्या हाल है नाज़रीन? आई होप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अच्छा सा नाश्ता कर लिया होगा, लोगों को भेज दिया होगा। सारी तैयारियां अब जो है वो शुरू हो जाएंगी क्योंकि बच्चे स्कूल से आएंगे और कुछ जो बच्चे हैं उनके तो एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं। जैसे मेरी बेटी का भी एग्ज़ाम हो रहा है, मुझे अंदाज़ा है। वो आती है घर पे, आती के साथ ही सबसे पहले कहती है अम्मी क्या बनाया, तो मुझे उसके हिसाब का खाना बनाना पड़ता है। और मैं खाने की चीज़ों में कोशिश ये कर रही होती हूँ, जैसे कोई कीमा बना लूँ, कोई ऐसी चीज़ें जो उसको हाई प्रोटीन डाइट भी मिल जाए। फिर जैसे रात को बादाम को सोख करके रखती हूँ, सुबह एक मुट्ठी में अगर जैसे नाश्ता नहीं करिए एक गिलास शेक दे देती हूँ मैं, सोख बादाम जो उसको दे देती हूँ, वो खाती हुई पूरी गाड़ी में चली जाती है। और केले बड़े अच्छे आए, केले जो है वो बड़े अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, उससे हाइट भी बढ़ती है। मुझे कोई प्लीज़ नीचे कमेंट ना कीजिएगा, मैं सच बता रही हूँ, केलों से बहुत अच्छी हाइट बढ़ती है। मेरी तो हाइट बहुत अच्छी केलों की वजह से। हम सारे भाई बहन लंबे नहीं, हम 8 भाई बहन हैं, जिसमें हम 3-4 भाई बहन जो हैं जो केले बहुत शौक से खाते थे, तो हम बड़े लंबे लंबे। मैं खाती होती थी दर्जन दर्जन केले। मुझे याद है स्कूल जाते वक्त, स्कूल से वापसी पे अगर रेडी से अम्मी केले ख़रीद लें तो 6-8 केले, 12 केले, पता ही कोई नहीं होता था। हम आपस में बस खा जाते थे। अकेली भी मैं 6-8 केले ऐसे आराम से खा जाती थी, इतने शौक से खाती थी। तो बच्चे कोई भी चीज़ अगर शौक से खाते हैं किसी फ्रूट में और कोई ऐसे मेवेजात में, तो उनको खिलाया करें ताकि उनकी जो है ना नशोनुमा अच्छी हो। उसी तरह जैसे हम बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं, कुछ माएँ जो हैं अपना ख्याल नहीं रखती, अपनी ग़िज़ाओं का ख्याल नहीं रखती, अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखती, और फिर करते करते सारा दिन की जो एक परेशानियां हैं, सारे दिन की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके बाद कहती हैं यार बस मैं अपना ख्याल ही नहीं रख सकी, मेरे पे ज़िम्मेदारी इतनी है। मैं अपने बच्चों को देखती हूँ, खाना पकाती हूँ, चूल्हे पे खड़ी होती हूँ, सफाई करती हूँ, धूप में छोड़ के आती हूँ अपने बच्चों को। इस तरह की बातें करके ना फिर वो अपने आप को दिलासा दे रही होती हैं, अपने आप को तसल्ली दे रही होती हैं। देखा जाए तो अपने आप को समझा भी रही होती हैं, क्योंकि अब तो टाइम हाथ से चला जाता है। अब जब अपना ख्याल नहीं रखते तो आपके मुंह पे झाइयाँ, आपके मुंह पे एक्नी, आपके मुंह पे दाग धब्बे, इवन स्किन टोन नहीं रहती आपकी, अजीब डबल शेडेड स्किन टोन हो जाती है और ड्राई ड्राई पैचेस आपके स्किन पे होते हैं। और जब आपकी स्किन आपका साथ ना दे, आप खूबसूरत ना लगें, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा स्लो हो जाता है, बड़ा डाउन हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि औरत कुछ भी कर सकती है दुनिया में, मगर औरत की जो एक थोड़ा प्लस पॉइंट जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, वो है उसकी स्किन। ज़रूरी नहीं आप गोरे चिट्टे हों, आप बहुत ज़्यादा ऑल दैट, जैसे आप देखते हैं दूधिया रंग, तो हर चीज़ की अपनी अपनी खूबसूरती है। सांवले रंग की अपनी खूबसूरती है, थोड़ा डार्क शेड उसकी अपनी खूबसूरती है। आप फीचर्स जो है वो किसी के बहुत खूबसूरत होते हैं, कुछ गोरे होते हैं मगर फीचर कोई नहीं होते। तो हर चीज़ जो है ना बैलेंस अल्लाह ताला ने हमारे हिसाब से बनाई, हमें बस उसको एंजॉय करना है, उसको साफ़ रखना है, उसको खूबसूरत रखना है, चमकाना है। तो हमारे पास एक ऐसी डॉक्टर है जिनसे हम यहाँ पर बात करेंगे। डॉक्टर मरियम मंजूर जी हमारे शो पे आती रहती हैं और हमें हमेशा गाइड करती हैं कि किस तरीके से घर बैठी औरत अपनी स्किन का ख्याल रख सकती है। क्योंकि देखें जिनके पास कहानी है, पैसा है, बहुत स्टाफ है, वो तो अपना स्टाफ, अपने बच्चे अपने घर पे छोड़ के चली जाती हैं और जाके पार्लर में घंटों घंटों बैठ के अपनी स्किन का ख्याल रखवा लेती हैं, रगड़वा लेती हैं, पॉलिश करवा लेती हैं, तो सब कुछ हो जाता है। जो घर बैठी है ना वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है। आज सारा ये जो हमारा सेगमेंट है उस घर बैठी औरत के लिए, जिसने अपने आप को चमकाना भी है, खूबसूरत भी करना है और अपने पूरे जो फैमिली है उनके लिए सारे काम भी करना है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ज़बरदस्त मरियम, मैंने कहा आज तो सिर्फ और सिर्फ घर बैठी औरत का शो है। बिल्कुल आपने उनकी स्किन को चमकाने का, उनकी स्किन को खूबसूरत दिखाने का तरीका बताने, तो सबसे पहले ओवर टू यू, आप क्या कहेंगी? एक औरत जो बहुत बिजी है, मसरूफ़ है, सारे कामों में भी फंसी हुई है, वो अपनी स्किन को किस तरीके से लुक आफ्टर कर सकती है, जिसने चूल्हे पर भी, हीट पर भी खड़ा होना है? अच्छा फ़िज़ा, मैं इसमें ये सबसे पहले कहना चाहूँगी कि जैसे आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया सारा कि सब लोग बिज़ी होते हैं और आजकल सब लोग प्रोफेशनल लाइफ और जो घर का है फिर उसमें भी घर के काम सब नहीं करने होते हैं, तो सभी बिज़ी होते हैं। तो इसमें हमें एक ऐसी रूटीन रखनी चाहिए जो कि हमें कम वक्त में हम जल्दी से फॉलो भी कर सकें और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी ना हो फॉलो करना, और ये कि थोड़ी बजट रेंज में भी हो। ठीक है, तो इसमें मैं सबसे पहले सजेस्ट करूँगी कि जो चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं उनको हम ज़रूर करें, कि हम बजाय सिर्फ प्रोडक्ट्स पे इन्हिसार करें, हम अपने आप को वैसे भी बेहतर करें, जिसमें सबसे बेहतर है नींद। ठीक है, और नींद अब जो है अर्ली टू
बेड एंड अर्ली टू राइज, ये आपको पता है गोल्डन रूल है, तो इसको ज़रूर फॉलो करें, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। आजकल मैं देखती हूँ हमारे पास जितने यंग लोग आते हैं जो कि एज जो हैं कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनमें से सबको डार्क सर्कल्स हैं और सबकी ही जो आंखें हैं वो टायर्ड होती हैं। तो मैं उन्हें यही कहती हूँ कि कोशिश करें कि किसी तरह से इसे डे पैटर्न में ले आएँ, डे टाइम में ले आएँ, और आप किसी भी तरीके से अपने मतलब रात की नींद जो है उसे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है कि आप नींद अच्छी लें, ठीक है, क्योंकि ये तो वो चीज़ है ना जो कि हम आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज एज भी बहुत जल्दी आ जाती है, हाँ, जिसकी नींद पूरी नहीं होती, उसके चेहरे पे बुढ़ापा जल्दी आ जाता है जवानी में, ऐसे ही है, ऐसा ही है। और फिर नंबर 2 आ जाता है कि आप अपनी एक्सरसाइज, आप कोई सी भी एक्सरसाइज जो कि अपने बजट में रह के कर सकते हैं, सिंपल, और कुछ नहीं तो वॉक कर लें, घर में योगा कर लें, यूट्यूब पे इतनी वीडियोस मौजूद हैं, आप कोई सी भी एक्सरसाइज अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज ही करनी है यंग रहने के लिए। तो आप सिंपल सी कोई भी एक्सरसाइज जो आपके माइंड को रिलैक्स करें, आपका जो ऑलरेडी स्ट्रेस है उसको ख़त्म कर दें, तो आप देखेंगे कि आप बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा कुछ लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल कुछ लोग डांस कर लेते हैं, मतलब आप आप कर सकते हैं, जिसको जो पैटर्न अच्छा लगता है कर लेते हैं, हाँ वो कर लें, ठीक है। कोई रस्सी भी कूद लेते हैं, रस्सी भी कूद, ये घरेलू बिल्कुल बिना खर्चे की एक्सरसाइज, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ये कि आप अपने बच्चों के साथ इंगेज करें, तो बच्चों की भी फिजिकल एक्टिविटी है और विदाउट एनी आपकी कॉस्ट है कि आप घर पे और बच्चों के साथ इंगेजमेंट भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ भी आपका टाइम स्पेंड होता है और एक अच्छा क्वालिटी टाइम हो जाता है जो कि आप दोनों को रिलैक्स करता है। फिर इसमें हम तीसरी बात आ जाती है फिर डाइट की, कि हम डाइट को बेहतर करें। नट्स आप जितने खा सकते हैं कोशिश करें रात को सोक कर दें और सुबह को उनको इस्तेमाल कर लें, और पानी जो है वो गर्म पानी का इस्तेमाल करें। सिर्फ चीनी और जो फ्राइड आइटम्स हैं उनको मैं कहूँगी कि उसको थोड़ा कम करके आप अच्छी चीज़ों की तरफ अपना ध्यान दें। वेजिटेबल सलाद ज़रूर इस्तेमाल करें, 2 सेब छिलके समेत ज़रूर खाएं, तो ये आप देखेंगे कि 2 से 3 महीने में आपकी स्किन में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। अननेसेसरी जो चीज़ें हैं जैसे बहुत ज़्यादा चाय पीना, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना, तो वो आपकी बॉडी से पानी को निकालती हैं। उससे बेहतर है कि आप दूध दही या कोई भी जो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या सिंपल पानी जितना पी सकते हैं वो पिएँ, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है कि डिहाइड्रेट नहीं करना बॉडी को, अपने आप को डिहाइड्रेट नहीं करना, क्योंकि वो आपसे आपकी बॉडी से मज़ीद पानी निकालती हैं, ठीक है। फिर अब जैसे अब आ जाती है कि सेल्फ के रूटीन में स्किन जो अक्सर लोग सुबह सुबह कॉफ़ी भी पीते हैं एक्टिव रहने के लिए, उसके लिए क्या करना है? अच्छा देखो, 1 से 2 कप तो सब पी सकते हैं। एक वो होता है ना कि बस कहते हैं कि हम कप पे कप पीते हैं, वो वाली रूटीन नहीं। 2 से 3 कप तो सब नॉर्मल, इतना हम आजकल सब लोग मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सबको चाहिए के लिए एक कॉफी चाहिए होती है, बिल्कुल सारा दिन की, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कि उसके बाद आप उससे पानी पिए ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ, और उसे न्यूट्रलाइज कर लें। तो 1 कप कॉफी कॉफ़ी के साथ 2 या 3 ग्लास पानी पी लें तो वो काफ़ी हद तक बैलेंस आउट हो जाता है। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, फिर आ जाता है कि हम स्किन के प्रोडक्ट्स की तरफ आ जाते हैं। अच्छा देखिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉइस्चराइज करना, ठीक है, कि आप अपनी स्किन को एटलीस्ट ड्राई होने से बचाएं, क्योंकि जो ही बात की ड्राई स्किन जो होती है वो एज जल्दी करती है। जितनी खुश्क होगी उस पर झुर्रियाँ भी पड़ेंगी, वो काली भी होगी, वो सनलाइट से गर्मी सर्दी दोनों टेम्परेचर उसको इफेक्ट करते हैं। तो हमने उसको सबसे पहले मॉइस्चराइज, उसका एक बैरियर बनाना है। अब उसमें सबसे सस्ती या बेहतरीन जो है वो ग्लिसरीन है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और फिर अगर आपकी ड्राई या कॉम्बिनेशन स्किन है तो उस पर आप सिंपल इस्तेमाल कर लें या रोज़ वाटर ऐड कर लें, और अगर बहुत ड्राई है तो आप हनी भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ी सी वो आपको जो है वो थोड़ा बेहतर टेक्सचर देती है, ठीक है। और फिर अगर वो नहीं है तो फिर वैसलीन सिंपल बहुत अच्छी मिल जाती हैं, ठीक है, वाटर बेस्ड इमोलिएंट जिन्हें हम वैसलीन कहते हैं, वो आप लें, और बहुत अच्छी प्राइस रेंज में अवेलेबल हैं, आप उनको एज अ मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करें, ठीक है। और फिर इसके बाद आपने क्या करना है, डे टाइम में सनस्क्रीन तो मस्ट है। जैसे आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि काम ऐसे टाइम पे करें जब धूप कम लग रही हो, या क्योंकि ज़्यादातर घर ओपन एयर्स भी होते हैं, सारा कवर्ड एरिया नहीं होता, तो कोशिश करें या तो इंडोर कर लें अगर वो काम आप मैनेज कर सकते हैं, नहीं तो कोई धूप का एक्सपोजर आप अपना कम से कम करें। और अदरवाइज सन ब्लॉक जो है वो बहुत मस्ट है कि सन ब्लॉक आप इस्तेमाल करें। और सन ब्लॉक जो है वो केमिकल बेस्ड ना लगाइएगा प्लीज़, हैवी केमिकल बेस्ड सन ब्लॉक्स जो हैं वो आपकी स्किन को बहुत ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, और वो कैंसर कॉज भी करते हैं, ठीक है। और दूसरा ये आता है कि फिजिकल सनस्क्रीन बहुत अच्छे अवेलेबल हैं जिंक ऑक्साइड के साथ। आप किसी भी फार्मेसी इस पे जाएं जहाँ से एक अच्छे सन ब्लॉक में, जैसे डॉक्टर मरियम आज आप हैं हमारे प्रोग्राम में, तो प्लीज़ ये क्लियर भी कर दें, एक अच्छे सन ब्लॉक ख़रीदने के लिए हमें सन ब्लॉक में कौन कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो ज़रूरी देखने चाहिए। हम बाज़ार में जाते हैं, हमें तो फार्मेसिस्ट आगे से कह देता है भाई ये भी बहुत अच्छा, ये देखिए हर कोई 4-5 हज़ार रुपये अच्छे डॉक्टर की फ़ीस दे के पूछने के लिए सिर्फ सन ब्लॉक नहीं जा सकता। समटाइम्स यू नीड सन ब्लॉक, समटाइम्स यू नीड फॉर योर किड्स एज वेल। हम बच्चों के लिए भी और अपने लिए कोई सन ब्लॉक जो पसंद करें वो कैसा होना चाहिए, बेस्ट इंग्रेडिएंट्स में इंपॉर्टेंट कौन से होने चाहिए? सबसे ज़्यादा इसमें 2 तरह के होते हैं ना, एक जैसे आप केमिकल सनस्क्रीन होता है और एक होता है फिजिकल, जिसे हम कहते हैं कि बैरियर सनस्क्रीन, की जो आपके ऊपर एक लेयर बना दे। जैसे आपने अक्सर मैचेस में देखा होगा एक वाइट कलर की पट्टी सी लगाई होती है नोज़ पे, लिप्स पे, तो ये फिजिकल सनस्क्रीन होता है जिसमें जिंक ऑक्साइड होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आप ये बहुत कम प्राइस में जो है वो आपको डिस्पेंस हो जाता है, आप कहीं से भी जाके किसी भी डिस्पेंसिंग फार्मेसी से इसको बनवा सकते
हैं। एंड वन मोर थिंग, लिक्विड में ज़्यादा हमें लेना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में, क्रीमी फॉर्म में, या फिर हम उसको ऐसे जो हमें मिल जाता है ड्राई पैच? अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं कि ऑयली स्किन है कि ड्राई स्किन है। ड्राई स्किन वालों को हम थोड़ा सा ऑइंटमेंट बेस देते हैं जिसमें थोड़ी सी चिकनाहट होती है, ठीक है, ताकि वो उस पर लगे, वरना क्योंकि देखिए ड्राई प्रोडक्ट है और ड्राई ही स्किन है तो वो तो लगेगा ही नहीं, फिर वो होता है रैशेज होते हैं, स्किन खुरदरी हो जाए और ज़्यादा ख़राब होती है और लगाने से चुभन भी होती है, ठीक है, इरिटेशन, रैशेज बन जाते हैं। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे या तो मॉइस्चराइज करके लगाएं अगर ड्राई प्रोडक्ट है, वरना फिर आप ऐसा लें जिसमें थोड़ी सी चिकनाई या वैसे। अब आजकल ट्रांसपेरेंट भी आ गया है बिल्कुल जेल फॉर्म में, उसके अंदर सनब्लॉक की मात्रा होती है? वो केमिकल सनस्क्रीन में आ जाता है। बेटर यही है कि हमारी पॉपुलेशन के लिए, चूंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है और हमने आज बात करनी है घर उन लोगों के लिए जो कि ये वाले महंगे अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उसमें फिजिकल सनस्क्रीन को ज़्यादा बेहतर है कि आप वो लें और वो आप अफोर्डेबल भी है। जी एक ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, आप हमारा साथ इसी तरह से दीजिएगा। घरेलू जितनी भी मेरी बहनें, उनके लिए आज का शो है, प्लीज़ देखिए ज़रूर, कॉल भी शामिल करते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा और नाज़रीन। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो है घर बैठी जितनी भी मेरी बहनें, उनके लिए बात करें। डॉक्टर मरियम मंजूर हमारे साथ मौजूद है, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमें बता रही है कि घर के अंदर हम अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, एक तो आपने सनब्लॉक के बारे में हमें बता दिया, उसके अलावा भी कोई ऐसी टिप्स भी बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें, कोई ऐसा नुस्खा बता दें जिसकी वजह से जो है स्किन के जो पैचेज़ हैं, जो झाइयाँ हैं, वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज हो सके। क्योंकि जिन जिन औरतों के बच्चे हो जाते हैं, मोस्टली 80-90% वो औरतें जो हैं उनकी झाइयाँ होती ही होती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द झाइयाँ एज वेल। अच्छा देखिए, इसमें सबसे वही बड़ी बात आ जाती है इंपॉर्टेंट कि एक तो हमें अपनी डाइट का भी ख्याल रखना है। एक तो मदर होने के बाद आप अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, आपकी प्रायोरिटी होती है घर के काम कर लें या बच्चों के काम कर लें, ठीक है। उसमें से कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट सिर्फ आप दिन के अपने लिए निकालें, ठीक है। और फिर उसमें आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि खाना पीना आपने अपना भी बेहतर रखना है और दिन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल करें। और छाइयों के लिए सबसे बेहतर है कि आप अपना आयरन का टेस्ट करवाएं। अगर नहीं भी करवाते तो यूजली जो चाइल्ड बेयरिंग एज की ख़वातीन हैं या जिनकी बच्चे हैं 2 या 3, तो उनके सबके आप देखेंगे मोस्टली के स्किन डार्क हो चुकी होती है। तो आयरन की कमी इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आयरन सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है। डेली बेसिस पे आप एक आयरन की टैबलेट खा सकते हैं खाना खाने के बाद, और आप इसे 2 से 3 महीने खाएं, आप देखें कि आपकी फटीग, आपका मूड, आपकी बॉडी जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है, ठीक है। तो स्किन को रीजनरेट करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट्स। तो अगर आयरन की डेफिशिएंसी भी ज़्यादा हो जाए, क्योंकि कुछ लोग अगर डॉक्टर से पूछे बगैर खाते हैं, अपने टेस्ट कराए बगैर खाते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए, या फिर विटामिन डी की डेफिशिएंसी, इन सब चीज़ों की, देन तो ये चीज़ें बढ़ जाती हैं ना, फिर ये ठीक नहीं होती, जैसे स्किन रीजनरेट ही नहीं करती। यानी कि पहले देखो, आप जब छोटे होते हैं तो हमें चोट लगती है तो हमें जल्दी जल्दी ज़ख्म ठीक हो जाता है, लेकिन अब यही होता है कि जब अचानक से कोई जल जाए, कुछ गिर जाए, तो बर्न हो जाए या कुछ भी, तो स्किन नीचे से सही साफ जल्दी नहीं आती। उसकी वजह यही होती है कि बॉडी में डेफिशिएंसीज हैं। तो अपना आयरन स्टेटस बेहतर रखें, ठीक है। और आयरन सप्लीमेंट्स बहुत आराम से मिल जाते हैं और बहुत अच्छे उसमें। तो आप अपने किसी भी एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाके उससे लिखवा लें चीज़ें और अपने सारे मसले डिस्कस करके, और आप उससे अपनी बेहतर गाइडेंस ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कट्टी मट्टा होती है, हम डस्ट वगैरह बाहर भी जाते हैं, सौदा लेते हैं, फिर स्मोक भी आजकल, ठीक है, क्या ये भी स्किन को ख़राब करती है? हाँ बिल्कुल, स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है स्मोक से। वैसे जहाँ सांस के मसाइल होते हैं वहाँ स्किन के भी होते हैं कि ड्राइनेस, रैशेज़ और इची स्किन, जो अक्सर लोग आके एक्जिमा बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। उसमें सबसे बेहतर है कि आप मॉइस्चराइज़ करें। वैसलीन, अगर आप कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकते तो सिंपल वैसलीन या ग्लिसरीन, ठीक है, ये सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइज़र है। आप इनको जितनी दफ़ा मर्जी आप दिन में लगा सकते हैं, आप लगाएं, ठीक है। इससे हाइड्रेशन भी रहती है और एक बैरियर बनता है, और आपको बाहर की जो चीज़ें, बाहर की गंदी हवा है वो स्किन को डायरेक्टली टच नहीं करती, अब्जॉर्ब नहीं होने देती चीज़ों को। हम जैसे बाहर की गंदी हवा, ये पोल्यूशन, ये सारा स्मोक वगैरह जब हम स्किन को लगा के आते हैं, तो फिर हम घर आते के साथ ही सबसे पहले स्किन को किस चीज़ से साफ़ करें? हाँ, किस तरीके से इसको क्लीन करें? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंपल वाटर से धोएं, ठीक है, और सिंपल सोप इस्तेमाल करें, ठीक है। और फ्रीक्वेंट वॉशिंग करें, यानी कि जितनी दफ़ा भी आपको लगता है कि ड्राई हो रही है, स्किन खिंच रही है इस तरह से, तो आप कोई सभी नॉर्मल सोप जो है उससे या अच्छे फेस वॉश से अपना फेस वॉश कर सकते हैं, ठीक है। फिर क्लेंजिंग आ जाती है कि डेली रात को आप क्लेंजिंग ज़रूर करें, ठीक है। क्लेंजिंग मिल्क में आप, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप किसी भी ऑयल का, बेबी ऑयल या कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विंटर्स आ रहे हैं, आलमंड ऑयल, ठीक है, ये भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। और अगर नहीं है तो सिंपल आप मॉइस्चराइजर, कोकोनट ऑयल तो झाइयों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हाँ। उसमें फिर आ जाता है कि आप जहाँ अपनी डाइट को बेहतर करेंगे, सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, साथ साथ आपको कुछ चीज़ें हैं उनको भी लगाना होगा, जिनमें बहुत अच्छे सीरम है, लाइक विटामिन सी सीरम है। जाती है ऑयल से, उसके
के लिए वो क्या कर सकते हैं? उसमें ये है कि वो ओवर यूज़ ना करें ना, कि थोड़ा लगाएं, ठीक है, 1 से 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपके फेस को अगर कवर कर लेते हैं तो दैट इज फाइन। जैसे मुझे नहीं याद आज तक, मुझे शायद ही कोई एक आध रात, कभी 2 रात मुझे कोई मिस हुआ हो, मैं कोकोनट ऑयल की मसाज के बगैर नहीं सोती। मैं मसाज करके उसको अच्छे तरीके से साफ करके गीले टॉवल से, ठीक हाँ, है, ये है ना कि आप चेहरा साफ कर लेते हो, बाकी सब लोग साफ नहीं करते, वो ऐसे ही सो मसाज जाते हैं। करके हाँ। और मैं भी, फराल भी। हाँ, उससे ये क्या होता है कि मसाज से ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होती है, स्किन में जो है वो खून की रवानी बेहतर होती है, तो न्यूट्रिएंट्स भी आते हैं, और प्लस ये कि थोड़ी लिफ्टिंग भी आ जाती है, और जो फेस की पफिनेस होती है वो भी कम हो जाती है, तो फेस स्लिम लगने लग जाता है। तो इट्स बेटर कि आप सिंपल प्रोडक्ट्स के से प्यारा लगता है, हाँ, चमका साफ चमका। कर लें। और जो है फिर इसके अलावा आप जो है विटामिन सी, सिंपल विटामिन सी का सीरम और एक हाइलुरोनिक सीरम, ये 2 सीरम आप अपने पास रखें। हाइलुरोनिक सीरम को आप डे में इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो आपका विटामिन सी सीरम है उसको रात में इस्तेमाल करें। तो और वो इससे भी ऐसा कैल्शियम की जो गोलियां होती है वो भी पिया वो करें, भी उससे इम्यून पिएं। सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। बिल्कुल। आपकी इतनी ज़बर टिप के साथ मैंने कहा इसको भी इंक्लूड कर दें। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमें गाइड किया। अपना ख्याल रखिए, ख़ास तौर पे अपनी विटामिन सी, अपनी विटामिन डी, एज़ पर डॉक्टर मरियम जिस तरह से उन्होंने आपको समझाया कि अपनी एक बार डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए, और अपने जितने भी आपके विटामिन्स की कमी है, ये जो आपके टेस्ट में कोई खून की या किसी चीज़ की कमी है उसको पूरा कराएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। B12 से लेके ये आपके विटामिन्स, ये सारा कुछ अगर आपके जिंक से लेके हर चीज़ आपके बॉडी में अगर इनकी चीज़ें ठीक होंगी तो आपके बाल से लेके स्किन सब कुछ अच्छी होगी। एक लास्ट मैं जाने से पहले जो है पूछना चाहूँगी, एजिंग के बारे में भी हमें को बता दें कि एजिंग को किस टाइम से रोकना है, और उसके लिए कोई ऐसी क्रीम या कोई चीज़, जैसे एक तो ये कोकोनट ऑयल एजिंग के लिए मैं कहती हूँ तबर्रुक है, उसके अलावा देखो फिर इसके अलावा आप जो है ना उसमें ग्लिसरीन, फिर आ जाता है कि या तो ग्लिसरीन इस्तेमाल करेंगे, आप फिर कोई भी अच्छा कोलेजन मास्क आजकल आ रहे हैं, कोलेजन सप्लीमेंट्स भी आ रहे हैं। तो एजिंग को प्रिवेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा आगे जाना होगा, स्टेप अप करना होगा। और रेटिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्राइजेस में बड़े अच्छे रेटिनॉल सीरम मिल रहे हैं। हाइड्रेशन के साथ इस्तेमाल करें, स्किन पे आप देखेंगे कि झाइयाँ झुर्रियाँ ये सब चीज़ें बहुत कम होना शुरू हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। और लास्ट एक एजिंग का बहुत चमत्कार मास्क मैं आपको बताती हूँ, मेरी अम्मी यूज़ किया करती थी और बहुत कारआमद है, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी अम्मी को देखा है। जवान हो जाएंगी, स्किन खूबसूरत हो जाएगी, और आप एकदम से ना आप इसको रेगुलर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते, कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो आप रेगुलर नहीं यूज़ कर सकते, बट दिस यू कैन यूज़ रेगुलर। लाइक व्हाट, आपने क्या करना है कि थोड़ा सा शहद लेना है, 1 चाय का चम्मच आप छोटा सा, उसमें आपने थोड़ा सा टर्मरिक डाली, सही अच्छी देसी टर्मरिक जो मिलती है वो वाली, और उसके बाद आपने जो चमत्कार इसके अंदर डालना है वो है आपका कोकोनट ऑयल। थोड़ा सा डाल के हल्की सी कॉफ़ी, उसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिए और अपने चेहरे पे अच्छी तरीके से लगा लीजिए। 15-20 मिनट 40 मिनट जितनी देर छोड़ना है, और उसके बाद मुँह धो लीजिए। मगर सुखाना नहीं है कोई भी चीज़, क्योंकि सुखाएंगे तो आपकी झुर्रियाँ होंगी, फिर एजिंग उल्टी आना शुरू हो जाएगी। तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा, मेरी अम्मी करती थी, और उसके बाद अम्मी का मुँह चूमते रहते थे। ट्राई कीजिएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, अब हम पता है किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट है। हम बात करेंगे करप्शन के ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, 2 नंबरी के ऊपर। मेरे से स्माइल नहीं बंद हो रही है, सब बातें करते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए हमारी करप्शन जो है ना वो हिस्सा बन गई है हमारी हर चीज़ का। 2 नंबरी जो है ना ये हमारे अंदर आ गई है, कुट के अंदर आ गई है, हमारे अंदर पाई जाती है। और सुनिए, इसको बुरा थोड़ी समझा जाता, पीपल लाइक इट। करप्शन, फ्रॉड, बस ये दिमाग में रखते हैं ये सारे के सारे लोग कि भाई हमारा जो जेब में पैसा है, जो हमने कमाया है इधर उधर से, जो कुछ भी है, ये हमारी जेब से जाना नहीं चाहिए, ये हमारी जेब में हमारी कब्र में जाएगा साथ। अरे आज इस पे बात करेंगे। हमारे पास ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद है, कॉल्स भी शामिल कर सकते हैं हम आपकी प्रोग्राम में, क्योंकि ज़रा टॉपिक मज़े का है, तो मिल के ज़रा मेरा भी साथ दीजिएगा। साहिबजादा मुजफ्फर साहब हैं, लॉयर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और पहले भी हमारे प्रोग्राम में आ चुके हैं। आज हम इनसे इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि करप्शन हमारे सोशल एटीट्यूड का हिस्सा क्यों बन चुकी है, हमने इसको एक्सेप्ट क्यों किया है। साहिबजादा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अनदर ऑनर। देखें, ये तो करप्शन जो है ना, इसको अगर आप आसान ज़ुबान में कहें ना, ये कैंसर है। अच्छा, ये कैंसर है उन इदारों के लिए, उन ममालिक में जहाँ पे ये है, और जब ये चलता है ना आहिस्ता सा फैलता है तो ये खोखला कर देता है। उस इदारे की भी इफादियत ख़त्म हो जाती है, उस मुल्क में भी इकॉनमी ख़त्म हो जाती है। तो बदकिस्मती से हमारे यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है। आप ख़ुद सोचती होंगी कि अगर आपने कोई
कहीं भी जाना है, किसी भी हुकूमत के इदारे में जाना है, किसी गवर्नमेंट में जाना है, तो एक कॉन्सेप्ट आ जाता है इंसान के पास कि अगर आपके पास सबसे पहले कोई सिफारिश होगी तो शायद हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अगर सिफारिश नहीं है तो आप लोग उस इदारे के किसी ऐसे बंदे को ढूंढते हैं कि जिससे हमारा काम हो जाए, हम उसको कुछ पैसे दे दें, स्पीड मनी दे दें, हमारा जो काम होने वाला भी हो, मेरिट पे भी हो। बदकिस्मती ये है कि वो काम जब तक पैसे नहीं दिए जाते वो नहीं होता। ये सर, एक तो आम बदकिस्मती। लफ्ज़ों में हम ये बात कर देते हैं ना कि ले दे के काम करवाना है, टरकाना है, वैसे तो होना नहीं। हर बंदे की तो सोच अप्रोच यही हो गई है, ठीक है ना। फिर किस हिसाब से क्या वजह, आप इसको ज़रा अच्छा एलैबोरेट कर सकते हैं? देखें, इसमें मैं ये कहूँगा कि जो हमारे अकाउंटेबिलिटी के इदारे हैं, असल तो ज़िम्मेदारी उनकी है। हर डिपार्टमेंट है, उसका एक विजिलेंस सेल होता है, उसका एक इंस्पेक्शन होती है कि जी कि ये देखें ये जो मुलाजमीन हैं जो पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं, क्या ये पब्लिक को बग़ैर किसी चीज़ के लिए दिए प्रोवाइड करें सर्विसेज या नहीं। अब होता ये है कि हम एक मिसाल ले लेते हैं रेवेन्यू की। मसला तो उन्हीं इदारों में, कानून साजी जो है उधर ही उन्हीं इरादों में, उनके इदारों में नहीं होती है। और आप ये देखिएगा कि ये जितने भी इदारे हैं, अगर मैं आपको बात करूं FIA है, ठीक है, पुलिस के डिपार्टमेंट की अगर आप बात कर लें तो हर बंदा यही कहता है रिश्वत के बगैर काम ही नहीं होता। इवन एंटी करप्शन के बारे में भी आप ये देखें, सुनने को यही आता है कि जो कुछ भी है तो एंटी करप्शन, मगर आगे आप खुद देख लें। इदारों में जिनके आपने नाम लिए हैं जी ना, आपने तो असल जो कॉज है करप्शन की, सबसे पाकिस्तान में बड़ा जो करप्ट इदारा है वो रेवेन्यू है। अगर रेवेन्यू को करप्शन ठीक कर दी जाए तो मैं ये सुनता था जब मैं वकालत में स्टार्ट की थी कि अगर ये डिपार्टमेंट ठीक हो जाए तो पाकिस्तान के जो मुकदमात हैं, लीगल जो केसेस हैं, वो आधे हो जाएं, हर अदालत में उसकी पेंडेंसी कम हो जाए। होता क्या है कि देखें, एक पटवारी है ना, वो चाहे तो आपकी ज़मीन में किसी एक अलिफ बे को डाल के बीच में आपका राइट ले जाए, आप फिर उसके बाद क्या करेंगे? आप केस ही फाइल करेंगे, म्यूटेशन उसकी जो होगी वो आप कैंसिल करवाएंगे। वो केसेस करते 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 वो ह्यूज लार्ज नंबर ऑफ केसेस बन जाते हैं। आप पुलिस का महकमा ले लीजिए, मुझे आप ये बताइए कि आज तक पुलिस में कोई बंदा ये कह दे कि जी कि मेरी जो FIR है वो हकायक पर मबनी है, ये गलत है। जितनी FIR होती हैं सब झूठ पे होती है। जजों को भी मालूम होता है कि ये जो FIR आ रही है इसमें अंदर 50% झूठ है। अच्छा। अगर सच्चाई भी है तो 50% झूठ है। ठीक। अब जब वो FIR लॉन्च की जाती है तो उस पर कहानी बनाई जाती है, मैं यहाँ था, फलानी जगह था, और वो ऐसी जगह नहीं होती। वो होता यही काम है कि उसको जानबूझ के ऑफेंसेस को लाने के लिए ये किया जाता है। क्या जो SHO है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेट करे? क्या उसकी ज़िम्मेदारी नहीं जो उसका सबॉर्डिनेट है कि जब आपने देखा है कि इन महकमों में यही वजह है, अगर मैं चाहूँ ना, मैं इधर बैठा हूँ, मैं कहूँ अच्छा चलो इस आदमी को मैंने तंग करना है तो इस आदमी के खिलाफ मैं कराची में पर्चा करा दूँ, मैं बैठा इधर हूँ, आई कैन डू इट। अच्छा, मेरा सवाल ये एक ये भी है कि हमारी सोसाइटी के अंदर क्या रिश्वत के बगैर, इस तरह करप्शन के बगैर कोई गवर्नमेंट लेवल पे अगर देखा जाए तो क्या काम हो सकता है? मतलब आप लोगों से भी सवाल है, ये कॉल करके बताइएगा ज़रा मुझे, क्या हो सकता है हमारी सोसाइटी में ऐसे काम? देखें, मैं सारे इदारों की बात तो नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा है कि जहाँ इदारों में आप कोई भी काम होता है तो वो बाकायदा एक डेवलपमेंट हो जाती है कि जी कि एक शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। तो वो जो शख्स है जो उसका बेनिफिशरी है, जिसने काम करवाना है या कुछ करना है, तो उसको एक समझ लें कि अंडर कंपल्शन ये उसका एक हिस्सा बन गया काम का कि उसको पैसे देने पड़ते हैं। हमारे यहाँ ये ज़रूर है, मैं जिस तरह आपको पहले बताया कि जहाँ पे एक शख्स है जिसने कोई काम कराना है, उसको पता लगता है कि जब तक वो इतनी रिश्वत नहीं देगा तो वो काम नहीं होगा, वो उधर की उधर फाइल पड़ी रहेगी उसकी। उसको चाहिए कि वो जो एंटी करप्शन के क्रूसेडर्स हैं, जिनका काम है इदारे, उनकी वो आँख और ज़ुबान और कान बने। मकसद ये है कि अगर आप एक तो FIA की, नैब की, जी उसको हम क्या कर सकते हैं? आप कंप्लेंट करें, मैंने यही बताया ना, उसका कान बने। जब वो जो इदारा जो है जिसका काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, उसका कान बने, उसकी आंख बने, आप पब्लिक बने। जब आप पब्लिक की रिपोर्ट करेंगे केस तो फिर पास आती हूँ। देखिए मसला क्या होता है, अब सपोज मैं एक नौकरी चाह रही हूँ, ठीक है, मैं किसी इदारे में आई हूँ, अब उसके ओहदेदार हैं एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे, तीसरे लेवल पे। अब मैंने नौकरी के लिए क्या किया कि अप्लाई किया,
मेरी कोई CV जो एक्सेप्ट नहीं हुई, मैं बंदे के पास 1 बार गई, 2 बार गई, तीसरी बार गई, वो जो दूसरे तीसरे लेवल के नीचे बंदे जिनको हम मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि बेटा काम हो जाएगा मगर यहाँ पे कुछ देना पड़ता है, कोई मुंह मीठा करा, कोई ये बात कोई कहानी, ठीक है। अब वो बच्चा गया जाके, गरीब है, तालीम पे वैसे ही माँ बाप ने इतना पैसा खर्चा किया है, अपनी जमा पूंजी घर जायदाद ज़मीनें बेच के गिरवी रख के बच्चे के वो रिश्वत के पैसे जमा किया, वो रिश्वत जाकर उसको दे रहे। कुछ लोग तो वो रिश्वत लेके काम करवा देते हैं ऊपर, मगर कुछ लोग मिठाई खा के भी ना तो कुछ नहीं करते, ठीक है, और बच्चे के पैसे भी बर्बाद हो जाए। ऐसे बहुत से केसेस मेरे पास आए यहाँ पे, रुलते रहें, ठीक है। तो ये इसकी आवाज़ अगर हम उठा भी रहे हैं, हम शिकायत कर भी रहे हैं, ठीक है, आगे नहीं जा रही, ये किस तरीके से फिर हम अवाम, एक बंदे की आवाज़ से कौन सुनने वाला है, आप भी जानते हैं। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। देखें, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी है, ये हदीस से पाक, ठीक है। अब आप देखा जाए कि इस चीज़ में कि अब माशरा आई इसी पोजीशन पे गया है, कोई काम दे ही नहीं रहा, रिश्वत ही मांग रहे। अब सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करके बैठी, पूरी 80% लोग रिश्वत से ही काम करा रहे हैं, ये तो आपको भी पता है, ठीक है। अब इस चीज़ को कैसे हम हजम करें कि हमने रिश्वत नहीं देनी, क्योंकि एक बंदा आवाज़ नहीं उठा सकता। आपकी बात बिल्कुल काम दुरुस्त है, भी तो क्योंकि चाहिए। अगर आप आवाज़ उठाएंगे भी तो समझें कि जो आपको कंसिडरेशन मिलनी थी आपकी नौकरी के लिए वो भी नहीं होगी। वो कहेंगे ये तो बंदा आज से हमारे खिलाफ हो गया, तो कल कोई हमें कोर्टों में कचहरी में जाएगा तो वो महकमा आपको कंसिडर नहीं करेगा। आपकी बात दुरुस्त है। अब इसका हल क्या है? मैं आपको सर एक हल हम पे बात करेंगे, काशिफ साहब की कॉल है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम सलाम। आप अच्छी हैं? कैसी तबीयत है काशिफ? बस अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपका प्रोग्राम देखा था जी, तो बताइए वो क्या कहेंगे? आज मेरा- रिश्वत के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, करप्शन के ऊपर बात कर रहे हैं, ये माशरा हम एक्सेप्ट करके जो बैठे हैं रिश्वत को, ये इस टॉपिक पे कुछ अगर कहना चाहेंगे? हमारे पास बड़े मौजूद मेहमान भी मौजूद हैं, तो प्लीज़ बात कीजिए। जी जी बिल्कुल, हम भी इसी का हिस्सा बने हुए हैं। आपके मेहमान अभी बात कर रहे थे कि आप इसके खिलाफ कान बने और आवाज उठाएं। तो मुझे समझ ये नहीं आ रही, क्योंकि किसी डिपार्टमेंट में मतलब एक बंदा जो पैसा लेता है उसे तो किसी जेब में नहीं जाता, वो पैसा उस डिपार्टमेंट में जितने लोग होते हैं उसका हेड होता है वहां तक नहीं पहुंचती। आप सिर्फ ये ग्रीन मीटर की मामले की बात कर लें, तो अगर आपने ग्रीन मीटर लगवाना है तो आपके 1 लाख रुपए ये लोग रिश्वत लेते हैं, देखिए और वो 1 लाख रुपए किसी एक बंदे की जेब में नहीं जाता। सर वो देखिए, नीचे लाइनमैन से होता हुआ SDO SN होता नहीं कब कहाँ तक जाता होगा, क्योंकि एक बंदा तो उसको अच्छा हजम ही नहीं कर सकता। नहीं, बात सही है। बात की बात कर, काशिफ तो साहब अगर आपने आप एक पेशावर में ग्रीन मीटर लगवाते हैं तो पेशावर में 3 लाख रुपए इसका रेट चला गया है ग्रीन मीटर का। याद आद होती है। थैंक यू काशिफ भाई, अपने साथ दिया। मेरा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, ठीक है? टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। साहिबजादा मुजफ्फर लॉयर हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम करप्शन के ऊपर बात करें, साथ साथ ये भी बता दूं कि इनकी ज़बरदस्त ये किताब जो है ये लॉन्च हुई है और इसके बारे में आप थोड़ा सा एलैबोरेट भी कीजिएगा, ठीक है? ये है LGA लॉज ऑफ रेगुलेशंस, इसके बारे में ज़रा बताइएगा। फिज़ा देखिए, मैं इसमें जो आपका ये टॉपिक है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करप्शन के जो एक वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि अवाम को उनके हकूक़ का पता नहीं होता। मसलन कि वो किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाते हैं, कहते हैं जी ये एक बंदे ने नक्शा अप्रूव कराना है, उसको मालूम होना चाहिए कि नक्शा अप्रूव करने की ये लवाजमात हैं, ये उसकी स्टेजेस हैं। और अगर उसको ये मालूम नहीं होगा तो उसको कोई भी अफसर बैठा कहेगा वो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो तुम्हारा जो घर है ये तो ऐसी जगह पे बना है जहाँ पे ये 2 मंजिला बन नहीं सकती। अब उसको चूँकि ना वाकिफ़ होता है तो वो फिर जो भी उसकी होती है डिमांड वो पूरी कर देता है। अच्छा जी आप बताएं, अगर मैं 2 मंजिला बनाऊँ तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? तुम इतने ले आओ। इसके लिए अवाम का भी ज़रूरी है कि जिस भी डिपार्टमेंट में वो जाए उसके जो कवानीन हैं और जिस मकसद के लिए वो जा रहा है उसके जो रूल्स हैं, बाय लॉज हैं, रेगुलेशंस को पढ़ ले। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैं 5 साल से खिदमत कर रहा था एक इदारे की, तो मैंने कहा यही अवाम के लिए भी उनके जो लॉज हैं उनका फेमिलियर होना, उनकी अवेयरनेस ज़रूरी है। अब हर आदमी तो नहीं नेट के ऊपर तलाश करेगा कानून के जी कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूँ उसके ऊपर कानून क्या कहता है। तो एक किताब की शक्ल, आपको पता है किताब से वैसे भी आप इजीली ग्रैब कर लेते हैं, कनेक्ट कर जाते तो हैं। मैंने फिर इस वजह से सोचा कि कितने पन्नों की किताब है ये है जी 750 पेजेस। 750। इससे मैंने जितने जो कवानीन हैं, आप देखें हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, 750 पन्ने लोगों को पढ़ के पता चलना है कि मैंने करना क्या। या की कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम फिजा बहन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक याया, इतने दिनों के बाद कॉल किया है, खैर है, तबीयत ठीक है? नहीं, असल में मसला है कि कॉल मिल नहीं पा रही थी, वरना तो मैं आपका प्रोग्राम रेगुलर देखता हूँ। आपके मेहमान को बहुत सलाम और माशाल्लाह बड़े वेल ड्रेस्ड आदमी लग रहे हैं मुझे ये। और बात ये है फिजा कि रिश्वत जो है ना वो आपके सारे माशरे का बैलेंस खराब कर देती है। अदल इंसाफ का कत्ल होता है, और बात ये होती है कि जब आप रिश्वत ले रहे तो मेरिट का भी कत्ल कर रहे थे। हमें ये बात समझनी चाहिए, रिश्वत जो है ना पूरे माशरे में एक इतना इंतशार फैलाती है कि जो हकदार है उसको हक नहीं मिलता, और जो पैसे देके काम कराता है उसका काम चल जाता है। यही अदल इंसाफ का बेड़ागर्क हो जाता है। ये रिश्वत सिर्फ एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आपसे सिर्फ आपने दी और ली और अपना काम निकाली, इससे पूरे माशरे में बड़ा असर पड़ता है। तो हमें ये सोचना चाहिए। प्लस इसे देखें, बात ये मेरा इनसे सवाल ये है, क्योंकि मेरे ध्यान में क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ इदारे हमारे कुछ जगह ऐसी होती, आपको पता है कि बगैर पैसों के काम होता ही नहीं है। जैसे मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, तो ट्रांसफर के लिए भी आप चाहते हैं, जब आप ट्रांसफर के लिए जाते हैं तो डेफिनेटली आपको एजेंट को ऊपर पैसे देने होते हैं तब आपकी गाड़ी ट्रांसफर होती है, वरना बड़े मसाइल पैदा होते हैं। अब अल्टीमेटली ये होता है कि आप मजबूर हो जाते हैं कहीं जगह पे रिश्वत देने के लिए। अब एक सवाल जो होता है ना कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों ही जहन्नुम में, तो यहाँ एक आदमी जब मजबूरी में आके फंस जाता है तो वो क्या करेगा, इसलिए मेरा सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि हम अगर माशरे के अंदर रिश्वत खत्म करना चाहते हैं और अगर हम इज्तिमाई तौर पे कुछ फैसले नहीं करते तो हम इंडिविजुअली या एज पॉसिबल नहीं कि हम कुछ कर सकते। ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच याया। बड़ा याया साहब का बड़ा एक अच्छा व्यू है, और वो सही कह रहे हैं कि रिश्वत के लिए देखें, जिस तरह रिश्वत दे रहा है और जो लेने वाला, अगर ये दोनों कंबाइन होंगे तो फिर वो ऑफेंस होगा ना। और दूसरी बात है वो रिश्वत बनेगी। अगर हम अपने घरों से आज ये फैसला कर लें कि हमने किसी भी रिश्वत किसी मुलाजिम को नहीं देनी, हमने अपना काम जायज़ तरीके से होने देना है, और अगर हमें कोई रुकावट आती है सर नहीं हो तो सकता, हम ये करें। मैं नहीं आपकी बात मानती, नहीं हो सकता। मैं आपकी बात नहीं मानती, मैं लोगों को भूखा मरता नहीं देख सकती, मैं क्या करूं? अच्छा मेरी बात सुने, प्री बार्गेन ये जो चीज़ें होती हैं इसके ऊपर क्या कहेंगे, और ये क्यों है? मतलब आप ये देखें ना, एक अरब का कोई फ्रॉड कर लेता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो 1 करोड़ की बार्गेनिंग दे के ऐसे, ठीक है, प्री बार्गेन ये दे के ऐसे अपनी जान छुड़ा लेते हैं। ये कानून ऐसा क्यों है? इस चीज़ पे तो कोई बात करे। प्री बार्गेन का जो कॉन्सेप्ट लिया गया था ना नैब ने, वो अमेरिका में ये प्री बार्गेन जो है ये वहाँ पे कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ था। और उससे देखें फिजा, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि एक आदमी पे इल्ज़ाम है तो वो उसने अगर फ़र्ज़ करें 1 अरब का है तो उसने 80 करोड़ में प्री बार्गेन कर लिया, ऐसी बात नहीं है। होता ये है कि जब भी कोई केस इन्वेस्टिगेट होता है तो उसकी जो शहादत आती है, जो उसकी एविडेंस होती है, उस पर बेस होता है ना ऑफेंस। मैं कोई भी इल्ज़ाम लगा दूं, कि मैं ये कह दूं कि ये जो मैं जिस कमरे में बैठा हूँ ये मेरा कमरा है, तो आप तो नहीं मानेंगे। आई हैव टू एस्टैब्लिश कि मैंने ये एविडेंस देनी है कि जनाब ये कमरा है, ये इसकी मलकियत मेरी इस वजह से है। तो नैब जब तहकीकाती इदारा कोई भी करता है, अगर एंटी करप्शन है, FIA है, तो सबसे पहले वो इस चीज़ को इस्टेब्लिश करेंगे जो शहादत आई है इसके ऊपर क्या वो है ही नहीं। अब प्री बार्गेन पे जो आप फरमा रही थी ना, मगर हमें प्री बार्गेनिंग जो है वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए रखनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारी न्यूज़ की ब्रेक है, आपने हमारा बड़ा साथ दिया। मगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, आवाम का कोई साथ नहीं दे रहा। ब्रेक। वेलकम बैक, वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे, यहाँ पर हमारी ज़बरदस्त मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सहर चावला। और सहर जो है, मैं इनके बारे में बता दूं, बहुत ही एनर्जेटिक हैं और इतनी इन्फॉर्मेशन है इनके पास, जो अगर आप हर्बल चीज़ों के बारे में बात करें, ऑर्गेनिक चीज़ों के बात अगर आप करना चाहें, और कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जिस्म में जाके हम जैसे बाज़ारी कोई चीज़ ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, तो वो क्या चीज़ हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट करिए, इनसे अच्छी मुझे नहीं लगता कोई डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन कोई दे सकता है। आज हमारे प्रोग्राम में हमने मधु किया है। आप लोगों के लिए कॉल करके भी पूछ सकते हैं, अगर आप अपनी डाइट में कोई ऐसी चेंज लेकर आना चाहते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके कोई हार्मोनल चेंजेस हो गए हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वाई नॉट, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। सहर इज़ विद अस, मतलब सहर इज़ विद यू, आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। तो सहर, आज हम आपको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। You are looking pretty like a doll. थैंक यू, लेस प्रिटियर देन यू। मेरा तो दिन बन गया आपकी फेवरेट एक्ट्रेस आपकी तारीफ कर दें सुबह सुबह। सीरियसली मुझे लग रहा है मेरे सामने को गुड़िया आके बैठ गई है। You looking very pretty, माशाल्लाह। आगे चलेंगे। अच्छा, आज हम बात करेंगे ये जो हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं लोगों को इस तरीके की चीज़ें खा खा के। जैसे सबसे पहले मैं एक मिसाल दूंगी कि
गाय के दूध के लिए जो है उसको इंजेक्शंस लगाए जा रहे होते हैं और वो जो दूध प्रोसीड हो रहा होता है आगे और वो हम पी रहे होते हैं, उसकी वजह से हम मोस्टली यही डॉक्टर्स हमें भी कहते हैं कि जो चेहरे पे बाल निकल आते हैं और अजीब से हार्मोनल आपके चेंजेस और ये पीसीओएस के भी मसले मेरे ख्याल से वो सारे हर लड़की को आप अब इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हैं कि क्या ये दूध ठीक है, पी सकते हैं? अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है ये। इसकी थोड़ी सी साइंस से स्टार्ट करते हैं कि इंजेक्शन किस चीज़ का लग रहा है। दो तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो जानवरों को फीड दी जा रही है। एक प्रॉब्लम है इंजेक्शन और दूसरा प्रॉब्लम है आपके पास जो उनको फीडिंग दी जा रही है। जिस चीज़ का इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, जो ये इंजेक्शन बड़ा फेमस है जिसकी वजह से आप ये कहते हैं कि उनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है, ये इंजेक्शन जो है ये तो पकड़ा भी नहीं जाता है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि इस मज को इंजेक्शन लगाया? मैं आपको बताती हूँ, इसे नहीं पकड़ा जाता बिकॉज वो FDA से अप्रूव्ड है इंजेक्शन। बट ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बात करने लगी हो, जो हर चीज़ FDA से अप्रूव्ड है वो आपकी सेहत के लिए अच्छी हो। जो इंजेक्शन लगाया जा रहा है दैट इज़ RBGH, बोवाइन ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन। और R किस चीज़ से स्टैंड करता है? R स्टैंड करता है रिकॉम्बिनेंट से। रिकॉम्बिनेंट का क्या मतलब होता है आसान लैंग्वेज में बताती हूँ, वो चीज़ जिसको मॉडिफाई किया गया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग, मेडिसिन और इंजीनियरिंग की टेक्निक मिला के ग्रोथ हार्मोन को मॉडिफाई करके एक बोवाइन ग्रोथ हार्मोन क्रिएट किया जाता है। ग्रोथ हार्मोन तो कोई लेमैन भी समझ देगा ना, यानी मेरे जिस्म में ग्रोथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेरे जिस्म में भी, जानवर के जिस्म में भी, उसको मॉडिफाई करके इंजेक्ट किया जाता है। क्यों? अब जिस इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से, मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से इस ग्रोथ हार्मोन को मॉडिफाई किया जाता है, जब गाय भैंस को लगाया जाता है तो ये उसके दूध की प्रोडक्शन 30% तक बढ़ा सकती है। तो क्यों नहीं? लेकिन जब ये उसके दूध, यानी क्यों नहीं, मैं आपको वेंडर की सोच बता रही हूँ जिसने दूध बेचना है, ठीक है। लेकिन जब आप ये इंजेक्शन उसको लगाते हैं तो 30% जब दूध की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ इन्फेक्शंस के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं। अच्छा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है इंसान के जिस्म में भी, और मैं कुछ रिसर्च भी लाई हूँ अभी मैं बताऊंगी, इंसान के जिस्म में भी और जानवर के जिस्म में भी एक ही तरीके से एक्ट करता है। इस ग्रोथ हार्मोन ने जिगर में जाके एक और हार्मोन को इनिशिएट करना होता है जो होता है IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। अब ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए फिजा, तो ये क्या करता है, इसका कैंसरस पोटेंशियल होता है। अच्छा। अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। GMO एक टाइम बम है जो आज से 20-25 साल बाद फटेगा, और एक बम फट चुका हुआ है आपके बच्चों में। हर दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है, हर लड़की इनफर्टाइल है, बांझ है, हर दूसरी लड़की PCOS का शिकार है। ये बम फट चुका है और ये टाइम बम 20 साल पहले क्रिएट हुआ था। GMO वाला जो बम है ना, वो भी अभी 20 साल बाद फटेगा। शहर क्या ऐसा किया है हमने ऐसा क्या किया है जो इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों में? हमने गॉड मेड चीजें छोड़ के ना मैन मेड चीजों को बहुत ज्यादा अपना लिया। अब होता क्या है कि आपके पास ये रिसर्च की गई है, ये मैं नहीं कहती, ये ऑथेंटिक रिसर्च कहती है कि जब गाय को ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 10% तक, 10% सॉरी 10% नहीं 10% तक आपके पास इंक्रीज करता है। जब वो इंसान लेता है, इंसान का बच्चा लेता है, छोटा या बड़ा, वो कितने % तक इंक्रीज करता है, इस पर अभी रिसर्च नहीं आई। अच्छा। ये आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, वैसे भी जाहिर है मैं रोज पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आज मैं खासकर पूरी रात इसको पढ़ के आई हूँ। दूसरी चीज, जब ये वाला फैक्टर गाय को दिया जाता है उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज भी जब गाय को ब्रीड किया जा रहा होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उसको डेली बेसिस पे कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है। लेकिन अब जब ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है उसकी एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत मजीद बढ़ जाती है। अब टिका के उसको डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं। अब जब एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं तो एक और फिनोमेना है उसके जिस्म में जो ज़्यादा हो जाएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई मेरे जिस्म के जरासीमों को आदत हो गई है इन दवाइयों की, अब तुम डालते जाओ दवाइयों की फकियां, मैं जरासीम मैं नहीं मरूंगा इससे, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी एंटीबायोटिक ले ली है। ये फिनोमिनन इंसानों में भी होता है। आपने कुछ लोगों को देखा है ना जो इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं कि एक दिन फिर उनको असर करना चली जाती है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होती है? जब इंसान या जानवर के जिस्म में कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, यानी अब मजीद बैक्टीरिया आपके पास बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक उनको देना क्यों पड़ता है? अब गाय में ऐसी कौन सी इन्फेक्शन होती है, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे शो के बाद। गाय में जो इन्फेक्शन अल्लाह मालिक है, बताए खुल के बताए मालिक है, इसलिए तो आपको बुलाया, बोले अल्लाह वाली। गाय में जो इन्फेक्शन हो जाती है वो हो जाती है आपके पास मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस ऐसी इन्फेक्शन है जो औरत में भी हो सकती है, यानी जिस ग्लैंड से वो दूध निकालती है ना, हाँ। उसकी सोजिश, सोजिश को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं आइटिस। अच्छा। मेस्टाइटिस उस दूध निकालने वाले ऑर्गन की सोजिश हो जाती है। अब उस मेस्टाइटिस को नीचे रखने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूध निकालती जाए, एंटीबायोटिक्स देते जा रहे होते हैं। अगेन मैं ये बात क्लियर करती चलूं कि इसको किस फ्रीक्वेंसी से दिया जा रहा है इंजेक्शन को, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। और इंसान में ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर
किस तरह बढ़ाता है ये भी मेरे नॉलेज में नहीं है, लेकिन ये मेरे नॉलेज में ज़रूर है कि जो रिसर्चेज हैं वो ये कहती हैं कि जो लोग इंजेक्शन वाले दूध कंज्यूम करते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस भी ज़्यादा आती हैं, उनमें कैंसर के चांसेस भी आपके पास ज़्यादा हैं। अब दूसरा खतरा क्या एसोसिएटेड, एक खतरा तो मैंने बता दिया इंजेक्शन वाला, दूसरा आपके पास जो GMO फीड दिया जाता है। आपको पता है ये फार्म्स में गायों को और मुर्गियों को जो हमारी पोल्ट्री खाने के लिए तैयार हो रही होती है, इसको कॉर्न और सोय दिया जाता है। इसमें भी एक बड़ी खतरनाक किस्म की मॉडिफिकेशन, क्या होता है? कॉर्न और सोय ये जानवरों की फीड में इंक्लूडेड होता अच्छा। है, ये दिया जाता है। अब इसको भी जेनेटिकली, मैं चाहती हूँ सबको पता हो ये क्या चीज़ है GMO, इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। GMO प्रोडक्ट का मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने एक चीज़ का जीन लिया, जीन यानी जो चीज़ हमारे एक और चीज़ का जीन लिया, किसी वायरस या बैक्टीरिया से मैंने मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से उसको तब्दील किया, उसको चेंज किया, और वो एक ऐसी चीज़ में तब्दील हो गया है जो किसी चीज़ को कोई खास खसूसियत दे सकती है, कोई चीज़ ऊपर कर सकती है, कोई चीज़ नीचे कर सकती है, नेचर के अगेंस्ट, यानी नेचर ने उसको ये एबिलिटी नहीं दी थी। अब जब ये स्टीरॉइड्स भी तो दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स GMO से थोड़ा डिफरेंट है, स्टीरॉइड्स GMO से थोड़ा GMO वाली फीड जो है वो क्यों क्रिएट की जाती है, GMO वाली खेती क्यों क्रिएट की जाती है, क्योंकि जब क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें एबिलिटी होती है ज़्यादा ग्रो करने की, तेज़ी से भी ग्रो करती है, क्रॉप यील्ड भी ज़्यादा होती है, और जो फार्मर है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जिस तरह की क्रॉप को चाहे ज़्यादा ग्रो करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको कॉर्न की ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसने अपने जानवरों को फीड कराना है, वो कॉर्न की ज़्यादा ग्रो करेगा। सबसे पहली जो इसमें डिस्टर्बेंस आती है वो नेचर की इको डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को तो आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से तो हुक्म नहीं है कि ये वाली क्रॉप ज़्यादा और ये कम हो, नहीं। बशर्त सिवाय इसके कि जिसकी अल्लाह ताला ने कम ज़्यादा डिसाइड किया। अब जब इंसान ये करता है बायोडाइवर्सिटी तो डिस्टर्ब होती है, उसके साथ साथ आपके पास ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन थी, जो जानवर इसको खाता है वो उसके जिस्म में जाती है। अगेन ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्चेस कहती हैं कि GMO फीड डॉक्यूमेंटेड एलर्जीज भी ज़्यादा करती है, न्यूट्रिशन की कमी भी ज़्यादा करती है, कैंसर भी ज़्यादा करती है, इम्यून सिस्टम को भी नीचे लेके जाती है। अब जब इस GMO फीड का खाया हुआ वो इंसान खाएगा तो वो इंसान के जिस्म में भी ये प्रॉपर्टीज़ आएंगी। यही फिजा वो टाइम बॉम्ब है जो मैं आपको कह रही हूँ 20 साल बाद फटेगा। ऑटिज्म वाला फट चुका है, अब हर तीसरा चौथा बच्चा ऑटिस्टिक है, खास करके लड़के। देखिए एक दिन देखिएगा जब हम बूढ़े हो रहे होंगे, इस पे रिसर्च आएगी कि लड़के ऑटिस्टिक ज्यादा क्यों है। ये बात आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ और ये आएगी एक दिन रिसर्च, लड़के ज्यादा ऑटिस्टिक हो रहे हैं। तो PCOS वाला दोबारा से एक बार डिटेल दोबारा बताएं, मुझे लगता है ये आवाम बार बार सुने तो ठीक हो। लड़के ही क्यों होंगे आने वाले दिनों में, ये जितने लड़के इनको ये प्रॉब्लम रिसर्च पड़ गई है। होगी। आई डोंट हैव दिस आंसर बट फिजा, बिकॉज मेरी प्रैक्टिस माशाल्लाह इस वक्त 26 मुल्कों में चल रही है, तो डिजिटल कंसल्टेंसी भी और लाइफ भी, तो लड़के ज़्यादा ऑटिस्टिक है, डेली ऑटिस्टिक लड़के ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास। ये एक दिन होनी है रिसर्च, यू नो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। PCOS वाला टाइम बम भी आप ये कह लें कि जब मैं 12-13 साल की थी ना तब ये टाइम बम प्लॉट हो गया था और अब ये फट गया। अब आप यकीन करें, अच्छा अब आप कहती हैं कि ये क्या चीज़ खाने से ज़्यादा PCOS और ये सारी चीज़ें जो है जंक फूड और GMO जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आप वो वाली पोल्ट्री लेंगे जिसने GMO वाला खाना खाया हुआ वो आपके जिस्म में आएगा, आपको हार्मोनल इश्यूज होंगे। कैसे चलेगा कि ये हमने GMO खाया? अगेन देन अच्छा, अब जब मैं ट्रैवल करती हूँ ना, मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ पे जाके पहचानना थोड़ा आसान है, बिकॉज वो आपके पास, आप भी रिलेट कर सकेंगी, अंडों के ऊपर भी लिखा होता है केज फ्री, फ्री रेंज, पास्चर रेज्ड, और आपके पास मुर्गियों के ऊपर भी लिखा होता है, और अच्छा फिर डब्बों में भी लिखा होता है GMO वेरीफाइड, नॉन GMO वेरीफाइड, यानी आपको पता है कि जो नॉन GMO है मैं ये वाला प्रोडक्ट उठा सकता हूँ। हमारे पास बहुत ही कम ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिसमें ये चीज़ अवेलेबल है, और अगेन आवाम के पास जो है वो नॉलेज भी नहीं है। आपके पास पोल्ट्री को 3 तरह से रखा जाता है, थोड़ी सी मैं पहचान बता दूं क्योंकि एटलीस्ट अब अंडों और चिकन के ऊपर आम CSD वगैरह में भी ये चीज़ अवेलेबल है। एक आपके पास होती है केज रेंज, 4 तरह से, केज रेंज, केज फ्री, फ्री रेंज और पैस्चर रेंज। जो केज रेंज है उसका मतलब है ये जो सफ़ा है ना, मुर्गी को सिर्फ इतनी जगह दी जा रही है रहने की। याद रखिए जिस मुर्गी को इतनी जगह दी जाती है रहने की वो एंग्जाइटी की पेशेंट होती है। दिस इज नॉट अ जोक, मुर्गी एंग्जाइटी की पेशेंट हो तो आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं जी, बिल्कुल। और अगर आपके पास केज फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुर्गी को इतनी जगह नहीं दी जा रही है, द hen is allowed to go in the barn but it's not comparatively free, लेकिन उस बार्न में और बहुत सारी मुर्गियां क्राउडेड होंगी। ये हो गई दूसरी, ये भी नहीं आपने खरीदनी। तीसरी आपके पास आ जाती है फ्री रेंज। इसका मतलब है कि जो मुर्गी है उसको बार्न के अलावा थोड़ी देर होल में भी छोड़ा जाता है, लेकिन उसमें यह क्लियर नहीं होता कि मुर्गी को होल में कितनी देर के लिए छोड़ा जा रहा है। अब आखिरी जो आपने खरीदनी है दैट इज पैस्चर रेज, यानी मुर्गियां आज़ाद हैं, वो आप खरीद सकते हैं, उनके आप अंडे भी ले सकते हैं, और फिर उसके ऊपर नॉन GMO वेरीफाइड भी होना चाहिए, यानी उसको ऑर्गेनिक फीड दिया जा रहा है, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड।
नो, और अनलेस एंड अनटिल वेंडर आपका जान पहचान वाला नहीं, आई कैन रिलेट टू द फेस यू आर मेकिंग, आपको नहीं पता। साहब मैं ना परेशान हो गई हूँ, ये केज वाली मुर्गी, थोड़े खुले केज वाली मुर्गी, वो मुर्गी जो थोड़े अपने फैमिली वाले यू नो पोर्शन में घूम फिर रही है, सैर सपाटा करी, एंजाइटी वाली मुर्गी, जेल वाली मुर्गी, और आखिरी क्या था? पास्चर रेस्ड एंजाइटी वाली मुर्गी की एक और मजे की रिसर्च आपको सुनाऊं? नहीं भाई, मैं जो मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे समझिए आपको कैसे आएगी, मुझे ही नहीं आ रही है ब्रेक में, समझिए फिर मैं आपको समझाती हूँ। और यार फंसा के रख दिया, ब्रेक लें यार। वेलकम बैक। हमारे पास सहर है और सहर हमें बता रही हैं कि भाई हमारे अंदर ये जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं किस किस वजह से आती हैं। अभी अपने ब्रेक से पहले तो चीज़ें सुन ली होंगी, इतने किस्म की मुर्गी की जो जात बता दी गई है, मुझे समझ कोई नहीं है। तो अब ये किस तरीके से पहचान होगी मुझे कि जो इतनी सैर सपाटा वाली मुर्गी है, जेल वाली मुर्गी, कैद वाली मुर्गी है, फैमिली ओरिएंटेड मुर्गी है, उसमें ये इन सारी मुर्गियों में जो मैंने मुर्गी खानी वो कौन सी? मैं तो परेशान हो गया आज के बाद। तो मैं मुर्गी का नाम लेते हुए पहले पूछूंगी भाई इसके चाल चलन बताओ भाई क्या करती है? बहुत सिंपल सा मैं आपको बता देती हूँ और ये हमारी सारी ऑडियंस भी समझ जाएगी। जो देसी मुर्गी है वही पास्चर रेज्ड होती है, जो अच्छा, लेकिन उसकी फीड आम लफ्जों में मैं सबके लिए भी आसान कर दूं, यानी लेकिन उसने ऑर्गेनिक फीड ली हो। आपका जो वेंडर है यानी जिससे आप खरीद रहे हैं उससे पूछगिछ करें कि उसने उसको खाने में खिलाया क्या है। और कुछ लोगों के होते हैं ना भरोसे वाले वेंडर्स, जिनको वो बड़े लकी लोग हैं, जिन लोगों के भी होते हैं। तो आपने देसी मुर्गी खरीदनी है, मुझे पता है वो महंगी है, बट देन अगेन वही सही वाली मुर्गी है। अच्छा, अब ये खाद के बारे में भी बात कर लेते हैं। अब पहले ये होता था कि ऑर्गेनिक अच्छी सब्जियां जो है वो मिल जाती थी, अच्छे पानी की अच्छी जगह पे, अच्छी नॉर्मल स्पेस पे लगा के, तो घर पे भी लोग अपनी ऑर्गेनिक सब्जियां जो थे वो खाते थे, लगाते थे। अब सीन ये है कि खाद डालते हैं क्योंकि उनको वसी पैमाने पे सब्जियां चाहिए। जी बिल्कुल। तो वो जो खाद वाली सब्जियां हम खा रहे हैं वो हमारे जिस्म में आके क्या नुकसानात करती है? ये खाद वही है, ये वही वाला फर्टिलाइजर है जिसकी अभी मैंने बात की है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स वाला, जीएमओ वाला। वो जो बड़े पैमाने पे और वसी ज़मीन पे आपको सब्जियां चाहिए वो जीएमओ क्रॉप से ही आती हैं। ये वही वाली बात है जो हमने की है। तो जितनी भी जीएमओ क्रॉप उगती है, मोस्टली जो जीएमओ क्रॉप उगाई जा रही है वो फिजा कॉर्न उगाया जा रहा है, सोय उगाया जा रहा है, कैनोला उगाया जा रहा है और कॉटन सीड उगाया जा रहा है। क्यों? बिकॉज कैनोला और कॉटन सीड वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा चाहिए। कॉर्न और सोया आपको इससे चाहिए क्योंकि वो जानवरों की खुराक है, आपकी पोल्ट्री की खुराक है। सोय अगेन आपको इससे ज़्यादा चाहिए बिकॉज सोय बेस्ड प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा अवेलेबल है जो इस्तेमाल हो रहा है, और सारे जंक फूड इंडस्ट्री में सोय प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ख़वातीन को कि सोय अगर इस्तेमाल करना है सिर्फ फर्मेंटेड सोय प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें। जब हम किसी चीज़ को फर्मेंट करते हैं प्रोबायोटिक बन जाती है ना, आपकी आंतों के लिए, हाजमे के लिए, आपके गट के लिए हेल्थी बन जाती है। तो अगेन जितनी भी क्रॉप्स में, अच्छा ये आपको पता है जीएमओ क्रॉप्स क्यों उगाई जाती हैं ये सब्जियां वगैरह? बिकॉज ये इसकी एक और रीजन भी है, ये रेजिस्टेंट होती हैं, ये बर्दाश्त कर लेती हैं हर्बिसाइड, कीड़े मारने वाला स्प्रे को हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड कहा जाता है। जी, ये पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड की चोट बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके साथ फिर इसके नुकसान भी हैं जो मैंने आपको इश्तिहार से पहले बताए हैं। अब क्या होता है कि जब हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को जीएमओ वाली क्रॉप्स पे स्प्रे किया जाता है ना, कीड़ा तो मर जाते ऊपर, क्रॉप को नुकसान नहीं होता। अच्छा। वो इस तरह का मॉडिफाई करके उसको बनाया होता है ना, लेकिन अगेन फिर उस जीएमओ क्रॉप के साइड इफेक्ट्स हैं जो हमने बताया जो जानवर खाते हैं। नॉर्मल अगर आपके पास क्रॉप हो कंपैरेटिवली, वो इंसेक्टिसाइड कीड़े मारने वाली दुआ की इतनी चोट जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक रिसर्च मैंने सुबह पढ़ी थी जो मैं शेयर करना चाह रही हूँ। 1940 से 1971 तक औरतों में भी एक हार्मोन दिया जाता था, टाइप ऑफ एस्ट्रोजन, उनके हार्मोन्स को मजबूत करने के लिए, DES, डाइथाइलस्टिबिस्ट्रोल, और ये आपके पास क्रॉप्स में भी दिया जाता था। 1979 में ये रिसर्च हुई कि ये आपके पास थायराइड, ओवरी, टेस्टिस और पेंक्रियास का कैंसर करने की रीजन बन रहा है। जितने भी लोग 1979 और उससे पहले तक पैदा हुए उनकी बॉडी में ये मौजूद हो सकते हैं। मैं किसी को डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि जब साइंस और रिसर्च चेंज होती है तो चीजें किस तरह पता लगती हैं। इसी तरह अभी कितनी सारी जीएमओ चीजें और जो इस्तेमाल हो रही हैं जिस पर आगे कई सालों में पता नहीं हम बूढ़े होंगे या नहीं, रिसर्चेज आएंगी और साबित होगा कि उसमें कौन सी चीज मौजूद थी। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना कि अब लड़कियों में पीसीओएस का प्रॉब्लम भी ज्यादा है, बांझपन का प्रॉब्लम ज्यादा है, सारे के हर लड़की के मुंह पे एक्ने है, हर लड़की को फेशियल हेयर है, हर लड़की को ओबेसिटी है। इन चीजों से तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, ये सब भी तो इसी वजह से होते होंगे क्योंकि जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं और बॉडी में इतने असरात इन चीज़ों के कर रहे हैं तो इसके साइड इफेक्ट्स ये हमारे इन सारी चीज़ों पर भी, तो ये जो डिप्रेशन के शिकार लोग हैं ये भी इस वजह से शायद होते होंगे।
इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हों, आपके कुछ हार्मोन्स होते हैं और आपके कुछ गट बैक्टीरिया होते हैं, आपका जो मूड कंट्रोल करने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है सेरोटोनिन, वो 90% आपकी गट में बनता है। अभी मैंने आपको बताया अगर आप GMO वाले फूड लेते हैं तो आपकी इम्यूनोसप्रेशन होती है, यानी इम्यूनिटी नीचे जाती है, 70% इम्यूनिटी गट में बनती है। अगर कोई चीज़ हमारी इम्यूनिटी इफेक्ट करी, ऐसा हो सकता है उसने हमारे गट को बख्श दिया हो? नहीं, क्योंकि 70% इम्यूनिटी गट में है। गट नीचे जाएगा तो मैं कहती हूँ कि 90% मेरा मूड रेगुलेट करने वाला हार्मोन मेरे गट ने बनाना था, वो 90% तो गया। सेरोटोनिन गया। सेरोटोनिन मूड भी कंट्रोल करता है, बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, इवन कि आपकी सेक्सुअल एपेटाइट कंट्रोल करता है, आपको भूख लगती है या नहीं कंट्रोल करता है, स्लीप एक साइकिल कंट्रोल करता है। एक एजेंसी है कन्फाइंड फीडिंग एनिमल ऑपरेशंस अमेरिका में, उन्होंने रिसर्च की आपके पास कि ये जो मुर्गी हैं उनकी बीक्स पकड़ी, उनके पंजे पकड़े, उनके पर पकड़े और देखा कि उसमें डाला क्या क्या हुआ है। उसमें जी आर्सेनिक डाला हुआ था। ये रिसर्च बहुत पहले की है, शायद हमारी पैदाइश से भी पहले की हो। आर्सेनिक आपके पास पॉइजन का भी काम कर सकता है और एंटीबायोटिक का भी। मुर्गियों को क्यों दिया जा रहा था? मुर्गियों की फ्लैश का कलर बहुत पिंक करने के लिए उनको दिया जा रहा था। ठीक है, सारी रिसर्चेस एक्सपोज हो चुकी हैं। इसके अलावा 3 दवाइयाँ, बेनाड्रिल, एसिटामिनोफेन, प्रोजैक, ये तीनों एंग्जाइटी कम करने के लिए मुर्गियों को दी जा रही थी क्योंकि उनको कम माहौल में रखा जा रहा था। उसके साथ साथ बेचारियों को कैफीन भी दी जा रही थी कि वो जागती भी रहें और वो फीड भी करती रहें कि वो सोए ना। अच्छा, फिर कैफीन अगेन जो है आपके पास एंग्जाइटी बढ़ाती है। 99.9% जो मुर्गी इस वक्त प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास यही पोल्ट्री और फार्म रेज्ड है। तो इट इज़ डेफिनेटली अ चैलेंज टू पिक कि कौन सी चीज़ आपके पास बेटर है, कौन सी नहीं है। 1925 तक, 1925 सन तक आपके पास मुर्गी को बढ़ने में 125 दिन लगते थे, जो कि अब आपके पास चंद दिन लगते हैं। सो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं हो सकता उसके साथ कोई नुकसान ना हो। बड़ा टेंशन आपने हमारे इस माहौल में यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, ठीक है। और मैं एक बात बताऊँ, जितनी मैंने बातें सुनी हैं उसमें तो मुझे सबसे ज़्यादा, हम अपने ऊपर नहीं, मुझे तो उन बेचारी मुर्गियों पे, उन मज्जों पे, उन पे बेचारी सब्जियों पे तरस आ रहा है कि यार इनके ऊपर क्या जुल्म किया जाता है, कैसे इन भैंसों को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं मुर्गियों को। क्या है यार, हम खुद पे तो जुल्म कर रहे हैं, मासूम जानवरों पे भी जुल्म कर रहे हैं जिनसे हम चीज़ें ले रहे हैं, खा रहे हैं, जिनसे हमें ग़िज़ा मिल रही है। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। अभी ब्रेक पे हम बात कर रहे थे तो सहर ने भी मुझे बताया कि इनकी अम्मी जो है अल्जाइमर की पेशेंट है और 4 साल से ऑन बेड हैं, वो ना उठ सकती हैं ना वो कोई एक्टिविटी कर सकती हैं, बल्कि अल्जाइमर के भी जो पेशेंट्स होते हैं उनको कुछ याद नहीं होता, वो अपनी मेमोरी लॉस कर चुके होते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे और आपकी अम्मी को अल्लाह ताला सेहत जल्दी से सेहत के साथ अच्छी लाइफ अता फरमाए। इतनी प्यारी बेटी है उनकी और लुक आफ्टर भी करती हैं, अच्छी औलाद है, नेक औलाद है। मैं ऐसी लोगों की मिसालें देती हूँ। ये मिसाल हमारे सामने बैठी है, ये माँ की दुआएं जो लेके आप सहर को देखें कितनी कामयाबी हासिल कर रही है, दुनिया भर में आगे जो काम भी करी है ये भी नेकी का है, ये सदका जारी है जो चीज़ें लोगों को बताती है। ये अल्जाइमर जो है, ये पेशेंट्स अभी देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा ये भी फैल रहे हैं, क्या ये भी इसी तरह की ग़िज़ा या कोई इन चीज़ों की वजह से ये डिजीज़ निकलती है जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं? एब्सोल्युटली। मैं हमेशा कहती हूँ आपके पास 2 तरह के ब्रेन किलर्स होते हैं। एक ब्रेन किलर है आपके पास शुगर और दूसरा ब्रेन किलर है आपके पास वेजिटेबल ऑयल, कॉर्न ऑयल, कैनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, आई एम सो सॉरी, सनफ्लावर ऑयल, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं। क्यों आपकी यादाश्त क्यों जाएगी? 2 वजह से जाएगी। आपके दिमाग का वो एरिया, आपका सेरिबेलर कॉर्टेक्स और आपका हिप्पोकैम्पस, जिसने यादाश्त के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किस इंसान की यादाश्त कितनी अच्छी होती है? जिसकी नर्व्स में एबिलिटी होती है नई नई शाखें छोड़ने की। नर्व्स की शाखों को डेंड्राइट्स कहा जाता है। अगर मैं कोई ऐसी चीज़ ले लूँ खाने में, क्योंकि अभी हम एनवायरनमेंट की बात करें स्ट्रेस के अलावा, ठीक है, जो मेरी शाखें बढ़ने से रोके, इसका मतलब है मेरी यादाश्त कम हो जाएगी। शुगर, मीठा, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जो तले हुए खाने और वेजिटेबल ऑयल है, ट्रांस फैट, ये आपके दिमाग की सलाहियत छीन लेते हैं शाखें छोड़ने की। दूसरा, अगर आपके दिमाग के इन एरियाज़ की एट्रोफी हो जाए, एट्रोफी जी कहते हैं आसान लैंग्वेज में श्रिंकेज को, आई एम सो सॉरी, इसका साइज़ छोटा हो जाए आपके पास। हिप्पोकैम्पस की और सेरिबेलर कॉर्टेक्स की एट्रोफी कब होती है? जब उस एरिया में सोजिश होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। उस एरिया में इन्फ्लेमेशन कौन करता है? शुगर करता है, वेजिटेबल ऑयल करता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं,
इसके अलावा अगर किसी इंसान, अच्छा डायबिटीज़ के पेशेंट्स की पता है क्यों याददाश्त जाना शुरू हो जाती है? इसी वजह से, क्योंकि जो डायबिटिक्स होते हैं उनके ब्लड में शुगर लेवल कंसिस्टेंटली रेज्ड होता है। एक इंसान जिसके ब्लड में शुगर लेवल कंसिस्टेंटली रेज्ड है, अल्टीमेटली वो उसके सेरिबेलर एरिया की, उसके हिप्पोकैम्पस की एट्रोफी करना शुरू कर देता है। वो शुगर लेवल्स, उसके नर्व्स की एबिलिटी जो है वो मेमोरी लॉस पे शुरू हो जाता है। अच्छा ये नहीं होता आपको जो अल्जाइमर 60 साल की उम्र में हुआ है ना, अब मेरी अम्मी में भी, मैंने अगर पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूं, सिम्टम्स मेरे ख्याल से जब मामा शी मस्ट बी 70 नाउ, 45-50 की थी, मैंने वो सिम्टम्स नोट करना शुरू कर दिए थे। देखें ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि बात करते करते एकदम मैं कहूँ ओह आपका नाम क्या था, आपका नाम फिजा था, लेकिन अगर किसी इंसान और आपको फ़ौरन याद आ जाए, वो तो आपको डेली एक्टिविटीज़ के स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपको अपने घर का रास्ता भूल गया, मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ अर्ली डिमेंशिया के, अपने ही कॉलोनी में आपको अपने घर का रास्ता भूल गए, अपने घर का रास्ता बहुत ज़्यादा भूलना शुरू हो गया, या एक ऑफिस का कॉलीग जिससे आप रोज़ मिलती हैं लेकिन अब आपको उसका नाम याद नहीं आ रहा और वो आपके दिमाग से बिल्कुल वॉश हो गया, इस तरह के सिम्टम्स बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि आप अपनी गाड़ी की चाबी एक सर्टन एरिया में हैंग करते हैं, लेकिन अब आपको बिल्कुल याद नहीं आता कि आप अपनी गाड़ी की चाबी कहाँ पर हैंग कर रहे हैं। और एक और अल्जाइमर्स का बहुत अर्ली सिम्टम मैं आपको बताऊँ, आपको लफ्ज़ बनाने में मुश्किल होती है। ये बड़ा एक क्लासिकल किस्म का सिम्टम है, मतलब आपको दिमाग में पता है कि मैंने क्या लफ्ज बोलना है लेकिन डिलीवर नहीं हो पा रहा। ये बड़ा अर्ली साइन है। तो जो अल्जाइमर्स और जो डिमेंशिया इन शुगर और वेजिटेबल ऑयल्स की वजह से आपको 70 साल की उम्र में होता है ना, उसके सिम्टम 20 साल पहले शुरू हो जाते हैं। थोड़ा सा क्योंकि टाइम रह गया, कुछ मेन पॉइंट्स जरूर पूछूंगी, और एक आपसे ये वादा कि एक बार और आना है आपने जरा मेरे प्रोग्राम में बहुत जल्दी, ताकि मैं कुछ ये जो चीज़ें रह गई हैं इसको भी इलैबोरेट करवा सकूँ। तेल कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, किस पत्तों का कोई तेल ऐसा कोई जिसमें हम खाने वाने पकाएं तो ठीक है? प्लीज अगेन ऑर्गेनिक काऊ देसी घी इस्तेमाल करें, ठीक है। फ्राई भी अगर आपने करना है, जिस चीज में आप सेफली फ्राई कर सकते हैं वो देसी घी है। फिर अब उसके बाद अगेन आपका वेंडर अच्छा होना चाहिए, आपका वेंडर ईमानदार। अगर आपका वेंडर ईमानदार है आपका घी बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज आपके पास सौते करने के लिए नारियल, आई एम सो सॉरी सारी चीजें महंगी है, सौते करने के लिए नारियल का तेल सबसे ज्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा जो आपके करने के लिए थोड़ा दूसरे लफ्ज़ सौते यानी हल्का सा आपने तवे पे ऐसे ऐसे ना पकाना हो, तो उसके लिए आपके पास नारियल का तेल सबसे ज्यादा बेस्ट है। अंडा बनाना हो या इवन के रेगुलर कुकिंग के लिए भी, लेकिन डीप फ्राई के लिए हमेशा देसी घी इस्तेमाल करें, दी बेस्ट। कुकिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। और सैलड्स के लिए अगेन आप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है सबके लिए। वेजिटेबल ऑयल्स का कोई फायदा नहीं है, सारे के सारे बेकार हैं। जो हमें कहा जाता है कि ये ग्रीन पत्तों का तेल ले लें, सूरजमुखी का तेल ले लें, सूरजमुखी का तेल इंतहाई फजूल है। जो आपके पास सनफ्लावर, और ये मैं आपको बता दूं कि उसमें आप जरा सा भी खाना तलेंगे ना, वो म्यूटेट, ऑक्सीडाइज और डैमेज होकर इतने खतरनाक कैंसर कॉजिंग चीजों में कन्वर्ट हो जाता है। ना आपने कैनोला ऑयल लेना है, ना आपने कॉर्न। तो पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था सूरजमुखी का तेल निकाल लें, पत्तों के तेल वाले तेल से खाने पकाएं। चलें जी, आपने आप हमारी यहाँ पे ये जो है ना मुसीबत साफ़ की, ठीक किया। अच्छा, मगर थोड़ी सी बढ़ा भी दी है, मगर ये कि अब इसको बैलेंस करना है, जो सुन रहे हैं वो करें भाई, बंदी के पास नॉलेज है, फ़ायदा उठाएं। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये बता दीजिए कि क्या कहते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि हम ना करें, मतलब आप बिल्कुल सख्ती से मना करना चाहती, जो रेगुलर हो रही है पाकिस्तान में, एंड यू वांट टू मतलब एड्रेस इट, कि ये रोक दें? मीठे को बड़ा नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। शरबत में चीनी, चाय में चीनी। मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना और वो कहते हैं मैं ज़्यादा मीठा तो नहीं खाती, बस रोज़ इतनी सी आइसक्रीम और इतना सा केक खा लेती हूँ, ये ज़्यादा नहीं है। मतलब आपको मैं बता दूँ, आपका जो ब्लड है वो एक टाइम पर 1 टीस्पून से ऊपर शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकता। डेली का ब्लड बर्दाश्त नहीं कर सकता, उससे ऊपर वो उसके लिए एबनॉर्मल है। अच्छा, वो टीस्पून ऑफ शुगर भी आप जितना खाना खाते हैं उसमें ऑलरेडी कुदरती तौर पर शामिल होती है। आप जो भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं वो आपके जिस्म को, व्हाटएवर, फल में तो भी आपके पास शामिल है। इसलिए मैं कहती हूँ डेली 1 फ्रूट सर्विंग से ऊपर ना लें। डेली 1 फ्रूट सर्विंग से ऊपर इज़ नॉट हेल्दी। और दूसरी चीज़, फ्रुक्टेरियन होना भी हेल्दी नहीं है। फ्रुक्टेरियन होने का मतलब है कि आपकी डाइट में सिर्फ फल शामिल है और कुछ शामिल नहीं है। इट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। ठीक है, आपने शुगर माइनस करवाई है, माइनस बस ये कर दें। थैंक यू सो मच साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और अगेन आपकी अम्मी जो हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे और आपको जल्दी से ये खुशियाँ मिलें कि आप अपनी अम्मी के साथ सेहतियाब अच्छी लाइफ जो है उनकी देख सकें। और मैं आखिरी में ज़रूर कहूँगी, घर पर मुर्गियाँ रखें, ख़ुद पालने की कोशिश कीजिए, ख़ुद घर में सब्ज़ियाँ लगाइए, ख़ुद लगाना सीखिए। अगर नहीं आता, गूगल जो है हमारे पापा जी हैं, उनसे सीखिए, आजकल सब कुछ अवेलेबल है। और इस तरह की जो कोई ऐसे वेंडर्स वगैरह जो लोग आपको लगता है ऑर्गेनिक गोश्त आपको दे सकते हैं, दोस्ती यारी रखिए उन लोगों से, अपने अच्छे ऑर्गेनिक देसी बकरे वगैरह करके गोश्त खाइए, खिलाइए भी। अगर ज़िंदा रहना है, अगर आप चाहते हैं कि आप 50-60 से ऊपर की ज़िंदगी जी सके, तो अच्छा ऑर्गेनिक खाना खा के, अच्छी ग़िज़ाएँ लेके आपको अपनी इंटेक अच्छी करनी है। दूध के लिए भी कोई ऐसे लोग अपने जान पहचान के, जहाँ पर आप सही वाले भैंस के दूध निकलवा सकें तो वो पीजिए, क्योंकि
शहर वैसे भी डब्बे के दूध के बिल्कुल खिलाफ है, ऐसी है जी? बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए और हम एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। जी, मेरे पास एक स्टोरी है, रियल स्टोरी है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर जो है उनसे मुलाकात करवाना चाहूँगी कि किन की स्टोरी है, किन से जुड़ी है। मियाँ बीवी हैं, कोविड से पहले बहुत अच्छे हालात थे, इनका होटल था, उस होटल में खाना वाना बहुत अच्छी तरीके से जो थे क्लाइंट्स को खिलाते थे, अच्छा कारोबार चल रहा था। जब कोविड आया, कोविड के बाद जो है वो काम इनका रुक गया और उसके बाद फिर दोनों मियाँ बीवी को हालात की मजबूरी में पेट पालने के लिए, क्योंकि 4 बच्चे हैं, आगे ज़िंदगी चलाने के लिए दोनों मियाँ बीवी को रिक्शा पकड़ना पड़ा। मतलब मियाँ भी रिक्शा चलाते हैं, बेगम भी रिक्शा चलाती हैं, किराए पे रिक्शा लिया, किस तरह लिया, कैसे ज़िंदगी आगे स्टार्ट की। देखें, मोटिवेशनल स्टोरी है, सुननी चाहिए, ऐसे ही। तो हमारे पास है मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा भाई। वालेकुम सलाम। कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह। मुर्तज़ा भाई, अपनी कहानी अपनी ज़बानी ज़रा सुनाइए देखने वालों को। दोनों मियाँ बीवी बड़ा एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, पहले क्या करते थे और अब किस तरह से ये जो रिक्शे वाला सफ़र है, तो कोविड से पहले की कहानी आपकी ज़बानी। जो कोरोना से पहले हमने किसी के साथ हिस्सा डाला हुआ था काउंटर पे, तो काम किया हुआ था, लेकिन मैं रिक्शा भी चलाता था साथ, तो लेकिन उधर से भी पैसे आ जाते थे और रिक्शे से भी, लेकिन घर का हालात ठीक थे, रिक्शा भी पहले मेरा अपना था। उसके बाद जब कोरोना आया फिर रिक्शा बेच दिया, फिर उसके बाद हालात ख़राब हुआ, वो बंदा भी भाग गया। फिर उसके बाद हमने रिक्शा रेंट पे लिया और फिर मैंने इसको भी सिखाया, और रिक्शा इसको भी जब सिखाया तो फिर हमें टाइम लगा, लेकिन इसको सही तरह आया नहीं था, तकरीबन 1 साल लगा सीखने में। अच्छा। भी कभी चलाया, कभी टाइम मिला, कभी ना मिला। फिर उसके बाद हमने आहिस्ता आहिस्ता रिक्शा चलाना शुरू कर दिया इसने। फिर मुझे भी डर लगता था कहीं ठोक ठोक ना दे। तो फिर एक भाई है हमारा, दोस्त भी है, भाई भी है, तो उसने रिक्शा लेके दिया मुझे। फिर अच्छा, फिर एक लेके दिया, फिर हमने उसके रिक्वेस्ट की है, अभी 3 माह हो गए, 4 माह, उसने फिर लेके दिया एक और रिक्शा। अच्छा, इसके लिए लैदा। अच्छा, जो मेरे पास था वो इनको दे दिया, जो नया लेके दिया वो मुझे दे दिया उसने। वाह। अभी उसको हम दे रहे हैं रोज़ का मंथ एक दिहाड़ी का 500 रुपया। 500 रुपये जितना सारा दिन से जो कमाते हैं? सारा दिन से कमाते हैं, उसको 500 हमने दिया। सारे दिन से कितना कमा लेते हैं आप पर पर्सन? कितने की खर्चे निकाल के 1200 बन जाता है। अच्छा, खर्चे निकाल के 1200 प्रॉफिट तो बच जाता है। उसमें प्रॉफिट में से 500 रुपया उनको देना होता है, तो कोई आपको 800 1000 के बच जाता है, जी, कभी इतना 1000, बच कभी जाता है। 800, कभी 500। तो कोरोना से पहले हमारे जो बच्चे थे वो प्राइवेट पढ़ रहे थे स्कूल में। अच्छा। तो अब उसके बाद जब हालात ख़राब हुए, अब पहले तो घर में बैठे रहे हैं, फिर हमने सोचा घर में बैठने का फ़ायदा कोई नहीं, जो उन्होंने पढ़ा वो भी भूल जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। फिर उसके बाद हमने बेटियों को सरकारी स्कूल में डाल दिया। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपके ना? जी, 3 बेटियां, 1 बेटा है। ठीक है। तो- किस किस उम्र के बच्चे? बेटा 17 साल का और एक बेटी 14 साल की है, एक 12 साल की है, सबसे छोटी 6 साल की है। सबसे छोटी 6 साल की है। जी जी। अच्छा, तो सारे माशाल्लाह आप क्लास में दाखिल हो गए हैं पढ़ने जी, स्कूल में? छोटी को अभी दाखिल करवाना है, जो वो बड़े अकेडमी बच्चे सब जाती पढ़ है रहे हैं, उनके अकेडमी साथ। पढ़ रही है। अच्छा, तो जो बेटा है वो तो जिद लगा के बैठा हुआ, वो कहता है प्राइवेट पहले पढ़ा हूँ, अब भी प्राइवेट ही जाना है, जो मर्जी कितनी हो क्लास जाए। से पढ़ ली मुझे? 17 साल की Ninth। है? 9th क्लास में। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, तो क्या बात है। दोनों अभी मियाँ वो- बीवी मेहनत कर रहे हैं, तो बच्चा 9वीं क्लास तक आ गया। ओए होए, माशाल्लाह। जी, वो अब वो 2.5 साल हो गए हैं, वो घर ही बैठा हुआ अकेडमी जा रहा है वैसे, अरे वाह। क्योंकि हमने इसलिए घर नहीं बिठाया, जितना कर सकते हैं कर लें उसके लिए। हाँ, हाँ। लेकिन अकेडमी जा रहा है, वो स्कूल नहीं जा मैं रहा। आपको एक बात बताऊं, देखें आप दोनों मिलके मेहनत तो कर रहे हैं माशाल्लाह, आप अपनी एक चीज़ में यूज टू भी हैं, मगर मैं थोड़ी सी शर्म दिलाना चाहूँगी उन पेरेंट्स को भी कि मुझे बड़ा अफसोस होता है कि कुछ लोग ना बच्चों को बस घर बैठ के ताने देना शुरू कर देते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं वो, मगर हम उनको कहना शुरू कर देते हैं निकम्मे हो, घर बैठे हो, रोटियां तोड़ रहे हो, काम करो, जाओ कहीं से और ट्यूशन भी पढ़ाओ, कुछ और काम करो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो। और उस बच्चे पे पढ़ाई का भी प्रेशर है, लोड भी है, ठीक है, उसने पास भी होना है, फिर वो पैसे भी ज़ाया नहीं करने जो माँ बाप ने उनके ऊपर लगा, मगर साथ साथ अगर वो कमाने लग जाए या ये प्रेशर भी हो जाए, क्योंकि माशरे का, सोसाइटी का, जॉब्स का बहुत प्रेशर होता है। तो ये बड़े अच्छे माँ बाप है, देखे दोनों मिलकर काम करें, मगर बच्चों की तालीम के स्टेज को पूरा करें ताकि वो मजीद माशरे में जो है ना आगे खड़े हो सके। यार बड़ी बात है। मैंने तो ये जब इसने रिक्शा चलाना शुरू किया ना, तो हमारे रिश्तेदार अभी भी बातें कर रहे हैं। बच्चों को प्रेशर ना दिया करें प्लीज,
जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, जैसे जी। इनके बच्चों को प्रेशर ना दिया करें। तो और अच्छा, रिश्तेदार जो है ना- रिश्तेदार आपके बातें तो करते होंगे, करते हैं। बेगम जो रिक्शा वो चला भी रहे अभी हैं, भी क्या बातें- कहते हैं? अभी भी करते मैं हैं। मुझे उनसे बात करने दे थोड़ा भाई, जी। सारे जो आपके शिकवे हैं ना वो मैंने थोड़े सुन लिए, उनकी भी सुनो, वो तो हंसी जा रही। हाँ जी। रिश्तेदार क्या बात करते हैं जब रिश्तेदार आपका यही बातें होता है करते कि हैं रिक्शा चला कि रही है आपका मियाँ घर होता है या वो कहीं निकला होता है तो आप रिक्शा चला रही होती हैं, हमें नहीं पता कि मतलब क्या सीन होता है बाहर, कैसे रिक्शा चलाती हैं, कहाँ पे जाती बोलो हैं, कहाँ हाथों नहीं से जाती चलाती हैं। हूँ, पाँव से चलाती हूँ। जी, तो बस तुम यही अपना मुंह होता है। चला रहे हो, अपनी जबान चला रहे हो यार रिश्तेदारों। तो हमारे पूरे हम रिक्शा चला रिश्तेदारों रहे में जो हमारी सबसे बड़ी बहन है ना इनकी, वो हमारा साथ करती है, वो सपोर्ट करती है हमारे, वो कहती है कि अपने बच्चों के लिए करें तो करना भी चाहिए। काम अल्हम्दुलिल्लाह। कर रहे हैं, काम करने में शर्म हाँ कैसी, जी। मेहनत कर रहे हैं भाई। हाँ जी, सुबह टाइम घर में काम करती हूँ, उनके बाद फिर बच्चों को अपने सुबह स्कूल छोड़ के काम पे चली जाती हूँ, फिर किस आके किस तरीके की बात करती हैं आपको जब ये कोई आपके रिश्तेदार में से कोई औरतें मतलब जो इनके घर साथ बैठी ही हैं करते बिल्कुल, हैं, और आप मेरे साथ नहीं करते इनके कोई साथ भी। करती हैं? हाँ जी, मेरे चलिए, साथ आपको नहीं मौका करती मिल गया, उन्होंने दी जी, जगह, बताएं क्या वो कहते हैं? मुझे ये कहते हैं अभी आप तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बीवी कहाँ जा रही है। हैं? हाँ जी, भी तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी बीवी, तुम तो रिक्शा लेके चले गए हो हाँ। अपने काम पे, वो अपने काम पे चली गई, तुझे क्या पता किधर है तुम्हारी बीवी किधर नहीं है। यानी कि उल्टी सीधी भाई को बातें करते भरोसा रहते भी हैं। चीज होती है, कोई जी, मेहनत जी। चीज होती है, उसका टैलेंट है, उसको खुद सिखाया है, जी, उसको जी। पैरों पे खड़ा किया है, बड़ी बात है भाई। लेकिन बच्चों फिर के भी लिए मैं आजकल- ना सुनता नहीं उनकी, मैं कहता चल ठीक है मैं अच्छा कर लूंगा, पूछ लूंगा, ऐसे कर करके टाल देता हूँ। यार हद होती है, खुदा की कसम मैं कहती हूँ कोई खौफ खुदा है आप लोगों को? अगर आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, तो ये जो लल्लो है ना, ये ज़बान, इसको अपने काबू में रखें और इसको बंद रखें, और इस मुंह को भी बंद रखें। किसी के लिए गलत अल्फाज बोला मत करें, किसी के लिए गलत सोच मत रखा करें, किसी के लिए गलत गंदी बात मुंह से मत निकाला करें। नहीं दे सकते तो ज़बान से भी कुछ मत दीजिए, ठीक है? आप मेरे साथ ही रहिएगा। आपसे मुलाकात करती हूँ मैं कल। अपना बहुत ख्याल रखिए। और ये मोटिवेशनल स्टोरी थी, मतलब काम करने में किसी चीज़ की शर्म नहीं है। अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं, और कल को यही जो 17 साल का बेटा 9वीं क्लास में आ गया, यही कोई डॉक्टर इंजीनियर बन के खड़ा हो जाएगा। दोनों मेहनत करें और खड़ा करेंगे। आप मेहनत करते हैं, दिन रात काम करते हैं, खुद रिक्शा सिखाया आपने, अपने पैरों पे खड़ा किया ताकि मिल बांट के घर बच्चे मिल अच्छी तालीम हासिल कर सकें। आपके घर वाले, ख़ानदान वाले जो मुंह खोल के बात करते हैं कि बीवी कहाँ जा रही है तुझे तो पता कोई नहीं है, किधर जा रही है तुझे तो, ये कौन लोग हैं, क्यों बकवास करते हैं? बस ऐसे ही बाजी, वो उनको तकलीफ होती है ना, अभी दोनों अब करने शुरू हो गए हैं। पहले तो एक बंदा था, अब ज़ाहिर बात है हालात है, महंगाई है, तो अब हालात बेहतर नहीं हो रहे थे, तो अभी हमने कहा चलो ये भी करेगी मैं भी करूँगा, कुछ हालात बेहतर हो जाएंगे घर के, बच्चे अच्छी तालीम कर लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है ना। तो अब वो मिल के कुर्बानी दे रहे हैं। मिल के कर लेते हैं, लेकिन उनको यही हजम नहीं हो रहा जो हम काम कर रहे हैं दोनों इकट्ठे, एक दूसरे की बात मान के, वो मुझे सपोर्ट कर रही है, तो बस यही उनको तकलीफ है और कोई परेशानी नहीं, यही है। आप मुझे बताइएगा, जब आप रिक्शे पे जाती हैं, कोई आपको सवारी मिलती है, कोई आपकी सवारी में जब बैठने के लिए कोई औरत आ रही होती है, तो कोई बात करती है, वो जो आपको जानती भी नहीं है, सवारी है आपकी, तो वो कोई आपसे बात करती है, कोई आपसे कुछ पूछ पूछती है? ये पूछती हैं कि आप रिक्शा क्यों चलाती हैं, आप किस वजह से चला रही हैं? मोस्टली सारी पूछती हूँ। हाँ जी, सब सवारी पूछती हैं, जो भी बैठती हैं ना सभी पूछती हैं कि आप रिक्शा क्यों चला रही हैं, आप किस वजह से, क्या मजबूरी है आपकी, क्या मियाँ नहीं है या भाई नहीं है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मियाँ भी है, मेरा बेटा भी है, भाई भी है, सब है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। मेरा मियाँ भी रिक्शा चलाता है, मैं भी चलाती हूँ। कोई अच्छा समझती हैं या फिर बुरी नज़र से देख के जाती हैं? नहीं, बुरी नज़र से नहीं देखते हैं, बस यही कहते हैं कि आप अच्छा कर रही हैं, तो इंसान को करना चाहिए मेहनत, ऐसे अप्रिशिएट करके जाती जी हैं? अप्रिशिएट करती है सभी। अपनों से गैर बेहतर है? जी। अच्छा, हाँ जी, सभी करते अपने जो आपको कहते हैं, वो इनको जो कहते हैं, जब आपको पता चलता है इस तरह की बातें, तो दुख होता है आपको? मुझे दुख होता है, लेकिन उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं ना, मुझे शौक रहा है कि इसको दुख होगा इस बात का, मुझे नहीं कभी शौक। बात करते हैं कि इसको जो है ना रिक्शा चलाना छुड़वा दो, हम पैसे दे दिया करेंगे, कोई कहता है आपको आके? नहीं, इतने इस तरह तो कोई भी नहीं कहता, हम 1 रुपया को देने के राजी ये नहीं कहते? ये नहीं कहते कि हमसे पैसे ले लो? नहीं, ऐसा नहीं कहते। कुछ हमारे लात ऐसे थे, हमने किसी बहन भाई से, उस नाम नहीं लेना चाह रहे उसका, उससे पैसे मांगे थे, उसने हमें पैसे नहीं दिए थे उधारे। अच्छा, ठीक है। फिर हमारी जो बड़ी बहन है उनको हमने कहा, उसने हमें पैसे दिए 10,000 रुपया उधारा। तो हमने घर का जो सिस्टम चलाया, हमारे घर जो भी था, खाने पीने की चीज़ें नहीं थी, तो उन्होंने दिया। लेकिन जिससे पैसे मांगे थे माशाल्लाह उसको ठीक ठाक है, मतलब सही है। तो कभी फाके भी हुए? बहुत ज़्यादा आए हैं, इस तरह बहुत दफ़ा हुआ है। बच्चों के साथ? जी, बच्चों के साथ हुआ है इस तरह। घर में खाने को कुछ भी नहीं होता, कभी कभी आटा भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो इस तरह गुजारा कर, कभी खाना शाम को नहीं खाया ना, तो
चुप करके सो गए हैं, सुबह काम पे गए हैं तो उस वक्त जब कुछ बचा है तो उधर से ला के बच्चों को खिला देते हैं। इस तरह होता है, काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है, लेकिन रिश्तेदारों को नहीं आज तक अभी भी बताया। कभी कभी ऐसी मुश्किल हालात आ जाते हैं, कोई जी, ऐसे जी। दिन फेस करने पड़ते हैं? होता है इस तरह, लेकिन रिश्तेदारों को कभी नहीं बताया हम भूखे, क्योंकि जब हालात ठीक थे ना रिश्तेदार, हम झूठ भी बोलते थे, वो कह रहे थे सच बोल रहे हैं। अब जब हालात ख़राब हुए हम रो रो के भी सच बोलेंगे, वो कहते हैं ये झूठ बोल रहे हैं, ये ड्रामे कर रहे हैं। रिश्तेदार इस तरह करते हैं, अब भी इस तरह हो रहा है हमारे साथ, अब भी यही कहते हैं ये ड्रामे कर रहे हैं, इनके पास बहुत कुछ है। बच्चे क्या कहते हैं आप लोग? बच्चे तो बहुत खुश होते हैं, वो कहते हैं हमारी मामा भी रिक्शा चलाती है, आप भी रिक्शा चलाते हैं। आपको बेटियां क्या कहती हैं? नहीं, बेटियां यही कहती हैं कि मामा आप चली जाती हैं रिक्शा चलाने, हम पीछे अकेले होते हैं, तो आप जल्दी घर आ जाया करें। मैंने कहा बेटा आप लोगों के लिए कमाने जाते हैं, आपकी वजह से हम मुश्किल बेटियों ने क्या बनना है बड़ा होके, क्या ख्वाहिश कोई बताइए आपको? ये जो बड़ी वाली बेटी है वो कहती मैंने एनिमल डॉक्टर बनना है, उसकी ये ख्वाहिश है। जो छोटी वाली है डंगरों का डॉक्टर बनना चाहती है। जानवरों के जो छोटे बिल्लियाँ या अच्छा, तोते इंसान, वालों, हाँ अच्छा, जी, इस तरह के, वो ना जानवरों के साथ बहुत प्यार करती है। अच्छा। बिल्लियों के साथ भी उसको डांट इसी बात पे ही पड़ती है घर में, वो बिल्लियों के जानवरों के साथ ही बातें कर रही होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार है जानवरों से। वो कहती है कि मैंने एनिमल ही डॉक्टर बनना है, मेरी बेटा दिली क्या ख्वाहिश कहता है है। जो बड़ा वाला बेटा है आपका? बेटे की तो अभी फ़िलहाल ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं उसने की, बस ये कहता है कि पढ़ लिख के इंशाल्लाह कामयाब होऊंगा, बस यही बात होती है उनके साथ। अरे वाह, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ, जो तकलीफ़ें आप लोगों ने काटी हैं, मज़ीद आप लोग के लिए आसानियाँ पैदा हों। बेटा भी आपका पढ़ रहा है, लिख रहा है, 17 साल की उम्र तक पहुँच गया है माशाल्लाह, 9वीं क्लास में आ गया है, ठीक है। मुझे ये बताइएगा, कभी बच्चों से छुप के आप लोग आपस में बात करते हैं अपनी परेशानियों के लिए, कोई केमिस्ट्री ब्रेनस्टॉर्मिंग कुछ करते हैं? कब आप आपस में एक दूसरे के साथ दुख शेयर करते हैं? करने भी पड़ते हैं हमें, मतलब जब मुश्किल के हालात आते हैं तो बच्चों के सामने नहीं शो कर सकते कि बच्चे भी इस बात पे टेंशन लेंगे, तो करनी भी पड़ती है हर बात। हम एक दूसरे के साथ ही, हमें एक दूसरे के साथ बातचीत करनी चाहिए, तो हम करते जिसने भी आप लोग के हैं। साथ फ्रॉड किया, धोखा दिया आप लोग के काम के बीच में, आप लोग के चलते काम के बीच में आप लोगों के साथ ऐसे घबन किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बस उनको यही कहेंगे जो किया आपने अच्छा किया, किसी और के साथ ना करना, जितना हमारे साथ कर लिया बस ठीक है, किसी और के साथ इस तरह ना करना। कोई केस किया उनके ऊपर, कोई शिकायत की? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसके साथ बड़ा फैमिली अल्लाह पे तल्लक छोड़ा था, हुआ है हमने कुछ भी। फैमिली तल्लक था उसके साथ, ऐसा इस तरह का था। उसकी जो बेटियां थी, हमारी बेटियां थी, तो हमने बहुत, मुझे भी वो बहुत इज्जत कर देता था, मैं भी देता था, लेकिन वो उसने इस तरह कर लिया उसकी, बस ये रिक्शे की चाबी आपकी जी अपने रिक्शे पे आई है? जी, मैं अपने रिक्शे पे आई हूँ। अच्छा। इसका जो रिक्शा है ना वो साइडों से टूटा हुआ है, हाँ, साइडों से टूटा हुआ है रिक्शा, यानी कि सवारियां बैठती हैं ना, जब बारिश होती है नीचे से ऊपर पानी आता है, सवारियों के कपड़े ख़राब हो जाते हैं, इस तरह दोनों तरफ से टूटा हुआ रिक्शा, उसी पे आए हुए हैं हम। अरे वाह, कितनी पावर है स्कीम में। जी कैच बाजी, मज़ा आता है। थैंक यू। चाबी पकड़ के ऐसा लगता है ना कि यार ये मेरी पावर है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सवारियों के लिए आवाज़ लगाती हैं? जी जी, आप ही जाना है, आपने कहाँ जाना है, बस ये पूछते हैं, लेकिन ज़्यादा तो खुद ही चल के आते हैं। वहाँ सामने बैठी होती है रिक्शे में, तो खुद ही चल के आते हैं। हम बोरियम माल में चलाती हूँ, 10 नंबर भी। ज़्यादा पूरी माल की तरफ हाँ चलाती जी, उधर ही होती हूँ सिर्फ हम। हैं। रिक्शे पे कुछ लिखा है, कुछ लिखवाया है अलग से फ्लैक्स कोई? लगी हुई है पीछे बेटे के नाम से। अच्छा, रिक्शे का कोई नाम रखा अपनी रिक्शे का? नहीं, ये मलिक रिजवान के नाम से फ्लैक्स लगी हुई है बेटे मगर की। आपने अपने रिक्शे का कोई नाम नहीं रखा? कोई चिंची का नाम तो होता है ना? ऑटो ही है। आर्ट होता है, तो तुसी नाम भी रखो, है ना? आपने रखा अपने कोई चिंची नहीं का नहीं, नाम? इस तरह का कोई नाम भी नहीं। इसका रिक्शा जो है वो उसके पीछे मजीद गौरी है, ले। उसका जो आगे यूनियन कोई का- बंदा पीछे से समझेगा को मुच्छड़ बैठा आके देखेगा बाजी बैठी है। अच्छा, मर्द हजरात भी बैठते हैं, जाहिर सी बात है। नहीं, मैं नहीं बैठाती। आप उनको नहीं बिठाती? नहीं, फैमिली के साथ हो, फैमिली के या साथ कोई ladies अगर हो। है, हाँ मियाँ जी। बीवी को, बुजुर्ग, इन लोग को आप बिठा लेती हाँ हैं, जी। या बच्चे छोटे स्कूल वगैरह के लिए जा रहे हैं, तो फिर आपकी सवारियाँ इस वजह से कम तो नहीं होती नहीं हैं? नहीं, कहाँ से फिर औरतें ढूंढती फिरती हैं कि औरत ही हो कोई सवारी पे मिले? तो सवारी तो कम मिलती होगी फिर इस तरह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाती है मुझे ना। हैं? बोरियम के एंट्री गेट के साथ ही खड़ी होती हूँ, तो उधर से सारा दिन यही काम होता है, निकल रही सवारी, आ रही है, जा रही है। हाँ, वो तो बड़ी औरतें शॉपिंग के लिए जाती हैं। जगह सही है, आपने अड्डा सही पकड़ा है, वहीं से सवारी बहुत मिल जाती होती होगी, है ना हाँ जी? जी, मैंने जब से शुरू किया है एम्पोरियम मॉल में, उधर से चला रही हूँ। क्या बात है बहन जी, बहुत आला। भाई, आप दोनों के लिए मेरी बहुत सारी दुआएं। बड़ा आप लोग का जो है ना हौसला भी है, हिम्मत भी है। और मैं आखिरी बार आप लोगों को ये कहना चाहूँगी दोबारा से कि देखें, अगर नेक्स्ट टाइम कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपके लोग जानने वाले आके अगर आपको बात लगाते हैं और आपको कहते हैं ना कि तो अपनी बीवी को घर बिठा ले, इसको रिक्शा चलवाना छुड़वा दे,
तो आपने एक ही बात कहनी है, मैं छुड़वा देता हूँ, वो रिक्शा कल से नहीं चलाएगी, तू निकाल अपनी जेब से पैसे, तू दे मुझे महीना खर्चा दे, मैं अपनी बीवी को घर बिठा देता हूँ और मैं अपने बच्चों को बैठ के खिलाता हूँ, क्योंकि मेरे अकेले कमाने से तो पूरा होता नहीं है। तू पैसे दे, मैं उसका रिक्शा छुड़वा देता हूँ। जी ऐसा ही है। अच्छी बात है। लेकिन रिश्तेदार नहीं देते ना, रिश्तेदार बस बातें कर आपने सकते हैं, कहना है, बातें कर सकते आपने हैं भी तो रिश्तेदार। कहना है, आप बस ये कहेंगे, आप कहेंगे, वादा करें, इंशाल्लाह कहूँगा जी। शर्माइएगा नहीं, आपने नहीं, कहना है तू इंशाल्लाह। पैसे देने वाला बंद, मैं अभी उसका रिक्शा चलाना छुड़वा देता जब हूँ, बात सर्दियाँ शुरू खत्म। होती, सर्दियाँ शुरू, मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मेरी एक टांग जो 1.5 इंच छोटी है, अच्छा, तो मेरी ये पसलियाँ वगैरह सारी टूटी हुई हैं। हाँ, तो जब सर्दी शुरू होती है ना, तो मेरी ये दर्द शुरू हो जाती टांगों में। उस वक्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। फिर मैं अगर 1 घंटा चलाना है ना, तो मैंने आधा घंटा चलाना है, अगर 2 घंटा चलाना तो मैंने मतलब पूरा दिन नहीं, टाइम का पूरा नहीं दे सकते, पूरा नहीं दे क्योंकि सकता आप फिर जिस्म रिक्शे के के- ऊपर। फिर ये मुझे ये इसकी बड़ी सपोर्ट होगी अब, यार बड़ी बात है ये अल्लाह ताला का शुक्र है, ये इसकी बड़ी सपोर्ट होगी जब से इसने यार। मैं चलाना एक शुरू बात किया बताऊं ना। कि इसे कहते हैं पार्टनर, ये भी तो बीवी है, कितना देखें साथ दे रही है अपने मियाँ का, उसके मियाँ की तकलीफ का एहसास है, मोहब्बत भी तो इसी को कहते हैं। मगर आजकल तो मैंने देखा है ऐसे हालात हो गए कि बीवियाँ जो है वो अपने मियाँ को कहती हैं कि घर नाम करो हमारे, हम जिस घर में रह रहे हैं, वरना बच्चे लेके मैं मैके चली जाऊँगी। मुश्किल कोई बुरे हालात आ जाएँ तो सबसे पहले रो धो के पूरे ख़ानदान में बदनाम कर देती हैं, ऐसा ही है जी। या अपने घर चली जाती हैं, बैठ जाती हैं। आजकल तो 2 महीने बाद शॉपिंग के जोड़े नहीं दिलाओ तो बीवी चीखना शुरू कर देती है। तो यार ये उन बीवियों के लिए भी मैसेज है कि देखें क्या हालात है, कैसे हैं, और साथ भी दे रही हैं, खड़ी हैं, मोहब्बत भी है, मिलजुल के कमा रहे हैं। यार वैसे एक बात बताऊं, आजकल का दौर है भी ऐसा, इतनी महंगाई है कि एक बंदा जो हम जिसके ऊपर लोड डाल देते हैं कि ये एक मर्द है घर में कमाने वाला, सारों का पूरा करेगा, इसने ही कमा के लानी है तो रोटी पकनी है, इसने कमा के लेकर आना है तो बच्चों ने स्कूल में जाना है, इसने कमा के लाना है तो ईद के 2 जोड़े बनने, इसी ने कमा के लाना है तो किसी के घर की अच्छी बुला के कहीं दावत कर देंगे, इसी ने कमा के लाना है तो बेटी की शादी होनी है। तो यार उस एक बंदे के ऊपर जो बोझ है वो तो सीधा कब्र में जाएगा। वो तो मर्द तो वैसे ही मासूम है, क्योंकि देखें अपने ऊपर ना तो वो खर्चा करता है, 4 उसकी शलवार कमीज़ें होती हैं, कोई 2 एक चप्पल उसकी बेचारे के घर की फटी, और वही बाहर का कोई एक आध अच्छा कोई जूता। ना वो अपने गम, ना अपने दुख, ना अपने दर्द लोगों में बैठ कर डिस्कस करता है, ना घर में। औरत तो फिर भी बड़बड़ा लेती है, चिक चिक कर लेती है, मर्द नहीं बताता। हमारे पूरे माशरे में अगर मैं देखूँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा भाइयों पे जो अफसोस होता है कि मर्द अपने दुख लोगों के साथ डिस्कस ही नहीं करते, कभी अपना गम किसी को बताते ही नहीं है, कभी कतारसिस नहीं करते, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं और मेंटल टॉर्चर का शिकार होते हैं बहुत, इसीलिए जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। तो अगर कोई साथ में बहन बेटी कोई भी मिल के कमा रहा है और कोई जॉब कर रहा है, कोई अच्छी तरीके से उनकी सुपरविजन में ही काम कर रही है, उनकी बेगम, ये याद रखिएगा उन्हीं की बेगम है तो उनको निगाह रखनी आती है, और बेगम की भी जो है ना कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो अपने मियाँ के लिए काम कर रही हैं, मियाँ बच्चों के लिए काम कर रही हैं, और उनके इतने मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हैं कि उनके जिस्म का एक्सीडेंट भी हो चुका है, वो ज़्यादा देर रिक्शा नहीं चला सकते, वो काम नहीं कर सकते, उसके बावजूद वो सपोर्ट कर रही हैं। तो रिश्ता ऐसा होता है, प्यार ऐसा होता है, निभाएं आप भी। और इसी तरीके से मैं कहूँगी कि बहुत बड़ी मिसाल है, अल्लाह ताला आप लोगों को हिम्मत दे, इसी तरह आगे बढ़ें, और शर्म किसी चीज़ की नहीं, मगर बस यही है कि ज़बान जो है ना, ज़बान को काबू करें। जो ज़बान है आपकी गंदी, ये शर्म वाली बात है। जो आप अपने लफ्ज़ गंदे निकालते हैं, ये शर्म की बात है। किसी के लिए गंदी सोच रखते हैं, ये शर्म की बात है। किसी की ज़ात पे बात करते हैं, ये शर्म की बात है। किसी के कैरेक्टर की एसेसिनेशन करते हैं, वो गंदी बात है, ये शर्म की बात है। किसी की हेल्प नहीं करते, ये शर्म की बात है। दूसरा मेरे जो तो शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। मैंने ये बताना था, मेरे जो भाई है ना, जो एक छोटा एक बड़ा है, हाँ, तो माशाल्लाह ठीक है, तो वो उनको ये कहना था, उनको ये मैसेज देना है मैंने भी, अपने माँ बाप का भी ख्याल रखा करें। आप नाराज़ हैं यहाँ पे, मगर चलें, आप क्योंकि पर्सनल मुझे लगता है बोल नहीं पा रहे इस बात को अपने भाइयों को, रोइएगा नहीं, मगर माँ बाप का भी नहीं ख्याल रखते आपके भाई वगैरह? नहीं। बूढ़े माँ बाप? हाँ जी, हमारे पास ही होते हैं। कितने भाई हैं इनके? इनके 2 भाई हैं। काम करते हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े ठीक भाई तो ठाक है, माशाल्लाह उनका ठीक है, छोटा भी अपना ठीक घर है, उधर 3 मंजिल का घर बना हुआ है। आप किधर रहते हैं? उसके बेटे का सलून है उधर, क्या नाम है, ईडन में, ईडन के पास है। आप किधर रहते हैं? मैं जो टाउन एम्पोरियम मॉल के सामने प्लॉट है, उधर कमरा बना हुआ है। तो ये भाई आके माँ बाप को पूछते भी नहीं है?
पूछते हैं, लेकिन मतलब हम ये माँ बाप चाहते हैं को कि जिस बीमार तरह हों। हम सपोर्ट करते हैं उनकी, इस तरह मतलब सारे हाथ में करने खर्चा चाहिए। तो रखे जाएं, भले आपके पास रह रहे हैं, पैसा जी। तो रखे जाएं, उनके कोई दवाई का, इलाज का, उनके खाने पीने का। बाकी हमें कोई दुख नहीं है, लेकिन सबका माँ बाप है, उनका भी है, हमारा भी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब बहन भाइयों को सपोर्ट करनी सिर्फ चाहिए। इनका तो माँ नहीं है, बाप की। उनका भी माँ बाप है। हाँ बिल्कुल। जी, सबको सपोर्ट करनी चाहिए, हम ये चाहते हैं। हाय 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 हाय। आपका अल्लाह घर भी तो वैसे हम नहीं है, ये चाहते प्लॉट हैं कि के अंदर अल्लाह ने है उनको आपका दिया, छोटा अल्लाह इससे भी ज़्यादा दे, लेकिन ये है कि सिर्फ माँ बाप की सपोर्ट करनी चाहिए। माँ बाप भी कितना। मेरी अम्मी का एक्सीडेंट हुआ था, उसके पाँव पे टांके लगे हुए थे 10-12। तो किसी ने आए हैं, पूछा, बस चले गए। थोड़ी देर बैठे आए हैं, पूछा, चले गए। ये इतना नहीं किया, चले कम से कम उनको 1500 क्या औकात, उनको चलो दे दें, कोई पट्टी वगैरह कुछ ले ले बंदा। इतना भी नहीं करते, इतना भी नहीं करते। आए हैं, पूछ के चले गए। वो इस तरह समझते हैं हम जो पूछ रहे हैं ना इनको, वो भी बहुत बड़ा आसान कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है ना इनको, तो इसलिए वो कह रहे हैं हमने बड़ा आसान किया इनके ऊपर। तो वो पूछ जाते हैं, वो कहते हैं हमने बहुत बड़ा आसान कर दिया अपना अभी काम। आपके घर में कितने कमरे हैं, कितनी जगह है? हमारे पास एक कमरा है, दो कमरे हैं। एक में मेरी भांजी रह रही है, तो एक में हम रह रहे हैं। भांजी भी साथ रहती है? हाँ जी। फिर अम्मी अब्बू कहाँ सोते हैं, कहाँ रहते वो भी साथ ही है। वो भी साथ है, उन्होंने भी छोटा सा कमरा सा बनाया हुआ है, उधर रहते हैं हमारे साथ ही। वो कहते हैं कि आपके भी बच्चे हैं, आप भी मियाँ बीवी हैं, तो अच्छा नहीं लगता। पहले एक ही जगह पे रह रहे थे, वो तो कुछ दिनों में अभी बनाया उन्होंने ना अलहदा। भाइयों को हमें कोई तकलीफ़ नहीं, अल्लाह ताला उन्हें और दे, लेकिन तकलीफ़ इस बात की है भी चलो माँ बाप का कम से कम इतना करें। मैं उनको कहता भी हूँ, ये नहीं कि उनको नहीं कहता हूँ, लेकिन वो कहते हैं यार तू कौन सा सारा कुछ दे रहा है। मैं कहा यार जितना मैं कर रहा हूँ मुझे पता है, मेरे अल्लाह को पता है, लेकिन कम से कम आप तो कुछ करें। भाई यही सवाल तो इनसे भी तो होना है, आपके भाइयों से। कल को अल्लाह के सामने जब ये खड़े होंगे तो फिर इनको क्या जवाब देना होगा कि इन्होंने माँ बाप का क्या ख्याल किया, क्या पैसे दिए, कितना खर्च किया। माँ बाप की तो राह में जितना खर्च करो कम है, माँ बाप के लिए तो जान बिछा दो कम है। तो हम जब देखें ना, हम अपने ये भी रिक्शा चला रही, मैं भी चला रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना। कल जो माँ बाप के लिए भी कर रहे हैं साथ। हम दोनों मर जाएंगे तो हमारे बच्चे तो कब्र पे नहीं जाएंगे, किसी के भी नहीं जाएंगे। कोई पता है किसी के बच्चों ने जाना है कब्र पे कि नहीं जाना, लेकिन कम से कम पता इतना कर ले जो माँ बाप तो चलो खुश हो। बड़ी तकलीफ़ की बात है यार। अपने बूढ़े माँ बाप का साथ दीजिए प्लीज़। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपके भाइयों से भी, अगर कहीं से भी ये रील आपको देखने को मिले तो मैं बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने माँ बाप का इस वक्त में साथ दीजिए। सारे और दुनिया में जितने भी बच्चे औलादें हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ चुके हैं, आपको पता है दुनिया में कमाई की, कामयाबी की एक ही पूंजी है, वो सिर्फ और सिर्फ है कि माँ और बाप की खिदमत। माँ के पैरों तले जन्नत और बाप जन्नत का दरवाज़ा है। आपको इस दुनिया में जो चाहिए आपको मिलेगा। माँ बाप के सामने उफ़ नहीं कीजिए, माँ बाप के साथ ऊंची आवाज़ में बात नहीं कीजिए, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी नहीं कीजिए। अपने बाकी जो भाई बहन गरीब हैं उनका भी ख्याल कीजिए कि अगर वो संभाल रहे हैं अपने माँ बाप को। आपको पता है आप लोग इस बात में लड़ाई किया कीजिए कि भाई 4 दिन ज़्यादा अम्मी अब्बू तुम्हारी तरफ रह गए, अब मेरी बारी है। बाकी बेटे इसी तरह बारियां लगाएं कि नहीं अब अम्मी अब्बू मेरे पास। लड़ें आपस में, इस बात पे लड़ें कि अम्मी अब्बू मेरे पास ज़्यादा रहेंगे, फिर देखें कितना मज़ा आएगा आपको। ना कि एक के ऊपर थोप के फेंक के तो भाग गए आप लोग जैसे कोई कचरे के कूड़े की ढेर की तरह। आपने इनके घर माँ बाप 8 बच्चों को पाल लेते हैं और 8 बच्चे मिलके एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। बड़ी शर्म की बात है। और लानत है ऐसे बच्चों पे जो एक औलाद के ऊपर जो है ना अपने माँ बाप को फेंक के भाग गए कि कहीं हम पे जिम्मेदारी ना आ जाए। यार व्हाट इज़ दिस। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, समझिए। अल्लाह हाफ़िज़।